कौन है ये फटीचर और इसे युद्ध भूमि में आने की इजाजत किसने दी? मैं एक योद्धा हूँ, मुझे फटीचर मत कहो। हटे पुराने कपड़े पहना विद्युत नाम का एक गरीब लड़का इस वक्त ब्रह्मपुरी राज्य की राजकुमारी ऐश्वर्या के सामने खड़ा था और गुस्से में उसे घूरे जा रहा था। विद्युत के शब्दों में आग थी, लेकिन जवाब पूरा होने से पहले ही दो सैनिकों ने उसे कसकर जकड़ लिया और विद्युत अपने आप को सैनिकों से छुड़ाते हुए चिल्लाया, छोड़ दो मुझे, वरना। उसकी आवाज पूरे मैदान में फैल गई और सभी की नजरें विद्युत पर टिक गई। तभी राजकुमारी ऐश्वर्या विद्युत का मजाक उड़ाते हुए बोली, फटा हुआ कुर्ता, पुराना लॉकेट और एक साधारण सा भाला लेकर तुम खुद को कोई योद्धा समझ रहे हो? राजकुमारी ऐश्वर्या के मुंह से ऐसी बातें सुनकर पूरा मैदान ठहाकों से गूंज उठा, लेकिन विद्युत की आंखों में आग सी जल उठी। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वो भरे पूरे मैदान में राजकुमारी पर गरजते हुए बोला, अपनी शक्ति पर इतना घमंड मत करो राजकुमारी। आज मैं चाहूँ तो तुम्हें इसी मैदान में हराकर साबित कर दूंगा ये असली योद्धा कौन है। दरअसल इस शक्ति स्थल पर ब्रह्मपुरी राज्य की सबसे बड़ी प्रतियोगिता होने जा रही थी, जहां जीतने वाला योद्धा बनता था राज्य का रक्षक और उसे उपहार में मिलता था अपने पूर्वजों की रहस्यमय गुफा में जाने का मौका और कई अलौकिक शक्तियां। लेकिन ये मुकाबला लड़ने का हक सिर्फ ब्रह्मपुरी राज्य के लीडरों और उनके शिष्यों को ही था और विद्युत उनमें से कोई नहीं था। न वो किसी बड़े लीडर का बेटा था और न ही उसके पास कोई गुरु था और न ही दौलत थी जिससे वो कोई शक्तिशाली हथियार खरीद सके। वो तो बस एक मामूली सा लड़का था जो कि अपने दम पर इस शक्ति स्थल पर पहुंचा था और यही बात राजकुमारी ऐश्वर्या को चुभ गई थी। तेरी इतनी औकात नहीं कि तू इस मैदान में कदम रख सके और तू जुबान चला रहा है। राजकुमारी के मुंह से निकले ये अपशब्द तीर बनकर विद्युत के सीने में उतर गए। उसकी मुट्ठियां भींच गईं और गुस्से से आंखें लाल हो गईं। मैं अपने माता पिता का अपमान जरा भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये कहकर गुस्से में विद्युत ने अग्नि का गोला तैयार किया और झटके से राजकुमारी की ओर फेंक दिया। मगर राजकुमारी ऐश्वर्या सिर्फ नाम की राजकुमारी नहीं थी, वो युद्ध कला में निपुण थी। उसने सिर्फ एक हल्की सी मुद्रा बनाई और विद्युत का अग्नि गोला हवा में ही रुक गया, फिर अचानक ही धुएं में बदलकर गायब हो गया। पूरा मैदान फिर से हंसी और उपहास से भर गया। इसे मैदान से बाहर फेंको, इसका यहाँ कोई काम नहीं। राजकुमारी के आदेश पर सैनिकों ने विद्युत को मैदान से बाहर कर दिया, लेकिन विद्युत की आंखों में अब भी वही ज्वाला थी। गुस्से में वो युद्ध स्थल से बाहर आया और बाजार से गुजर रहा था, तब अचानक उसने वो देखा जो आम इंसान कभी नहीं देख सकता था। अरे देखो, आसमान से सूरज नीचे आ रहा है। ब्रह्मपुरी राज्य में अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहने वाला ये लड़का विद्युत बाजार में एक अजीब सी चमकती रोशनी देखकर हैरान रह गया, लेकिन विद्युत अनजान था कि उस रोशनी के पीछे छुपा है उसका असली भाग्य और एक ऐसी जंग जो उसकी दुनिया बदल कर रख देगी। भीड़ भाड़ वाले बाजार में लोग अपने अपने काम में लगे थे, पर विद्युत की आंखें आसमान की तरफ टिकी थी। उसे सचमुच ऐसा लगा मानो सूरज धीरे धीरे धरती की ओर उतर रहा हो, लेकिन लोग उसकी बात सुनकर हंसने लगे। पागल है क्या? क्या बकवास कर रहा है ये? विद्युत की इस बात पर लोगों ने जोर से ठहाके लगाए और हर तरफ हंसी गूंज उठी, लेकिन विद्युत के चेहरे पर एक गंभीरता थी। उसने किसी की परवाह नहीं की और बेचैनी में वो किले की ऊंची मीनार पर चढ़ गया और मशाल आग के कुंड में डाल दी। ये देखकर राज्य का रक्षक ऋत्विक वेदा हवा में उड़ते हुए वहां पहुंचा और तभी आसमान में दिखा वो जलता हुआ सूरज जैसा गोला, जो असल में था राज्य का सबसे बूढ़ा और शक्तिशाली योद्धा सिल्वर थामा। ऋत्विक वेदा तुरंत हवा में उड़कर उस जलते गोले को रोकने पहुंचा, जिससे दोनों वीर आमने सामने आ गए। ऋत्विक वेदा ने उसे बचाया और पूछा कि उसके साथ क्या हुआ, तो योद्धा सिल्वर थामा बोला, एक रहस्यमय योद्धा मुझसे मेरा अग्नि ग्रंथ छीनना चाहती थी, पर मैं ये ग्रंथ इसके सच्चे वारिस को ही दूंगा। यही वजह है कि हम दोनों के बीच युद्ध छिड़ गया। तभी अचानक थामा का पीछा करती रहस्यमय योद्धा ने उस पर तीर से वार कर दिया और ग्रंथ थामा के हाथ से फिसलकर नीचे गिर गया और भीड़ में अफरा तफरी मच गई। वेदा ने मौका पाते ही ब्रह्मपुरी राज्य का रक्षा कवच एक्टिवेट कर दिया और थामा को साथ लेकर नीचे उतर आए। कुछ ही देर बाद वो दोनों थामा के ग्रंथ को ढूंढने लगे, लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं मिला। इस पर थामा बोला, चिंता मत करो वेदा, अगर कोई आम इंसान इस ग्रंथ को छुएगा
तो मुझे तुरंत पता चल जाएगा। इतना कहकर थामा हवा में एक ऊंची छलांग लगाकर आसमान में गायब हो गया। एक रहस्यमयी गुफा में धुंधले से उजाले के बीच बैठा था विद्युत, थामा के अग्नि शक्ति ग्रंथ के साथ, और उसे खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन डर के मारे उसके हाथ कांप रहे थे और आंखों में ग्रंथ के मिलने की चमक थी। वो अचानक खुशी से बोला, अगर मैंने इसकी सारी शक्ति सीख ली तो युद्ध जीतना मेरे लिए मुश्किल नहीं होगा। शायद राजा मुझे रहस्यमयी गुफा में जाने का मौका दे दे, और वही क्या पता मुझे मेरे माता पिता के बारे में कुछ पता चल सके। ये सोचते ही उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई, लेकिन अगले ही पल विद्युत को थामा का ख्याल आया और उसका दिल घबरा उठा। लेकिन तभी तेज हवा चलने लगी और विद्युत का लॉकेट चमकने लगा। साथ ही अग्नि शक्ति ग्रंथ से तेज रोशनी निकलकर विद्युत के माथे में समा गई, जिससे वो बेहोश हो गया। कुछ देर बाद विद्युत को होश आया तो उसकी दादी उसे उठाते हुए बोली, कहाँ गायब था? एक बूढ़े आदमी को तू बेहोश पड़ा हुआ मिला। वो बाहर तेरा इंतजार कर रहा है, कहता है तुझे जानता है। दादी के ये कहते ही विद्युत ने उठकर तुरंत अपने कपड़े ठीक किए और झोपड़ी से बाहर निकला। तभी उसकी नजर एक बूढ़े आदमी पर पड़ी। ये बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि खुद थामा था। लेकिन विद्युत थामा को ज्यादा भाव नहीं दे रहा था। उसे तो कैसे भी करके उस युद्ध भूमि में जाना था, क्योंकि उसे लगता है कि शायद इस गुफा में जाने से उसे पता चल जाएगा कि उसके माता पिता कहाँ हैं। थामा ने उसे बताया कि वो विद्युत को जानता है। ये सुनकर विद्युत थोड़ा हैरान हुआ और बोला, मेरे पास आपसे बात करने का समय नहीं है, मुझे युद्ध स्थल जाना है। इतना कहकर विद्युत आगे चलने लगा और वो बूढ़ा थामा भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। और चलते चलते विद्युत को अपने पुराने युद्धों की कहानियां, शूरवीरों के किस्से सुनाने लगा। पर विद्युत फिर भी चुप था। उसे इन बातों में कोई रुचि नहीं थी। ये देख उस बूढ़े थामा ने मुस्कुराते हुए विद्युत से पूछा, क्या तुम लड़ना जानते हो? ये सवाल सुनकर विद्युत थोड़ा ठिठक गया। 2 पल सोचा, फिर सीधा जवाब दिया, मैं लड़ना नहीं जानता, बस बचाव करना जानता हूँ। विद्युत की इस बात पर बूढ़ा थामा ठहाका मारकर हंस पड़ा और बोलने लगा, क्या सिर्फ बचाव करके तुम युद्ध जीत लोगे? विद्युत की आंखों में एक गहरी उदासी उतर आई और वो धीमे स्वर में बोला, न मेरे पास इतना धन है कि मैं शक्ति खरीद सकूं, और ना ही कोई ऐसा गुरु जो मुझे शक्ति सिखा सके। ये सुनकर बूढ़ा थामा कुछ पल के लिए गंभीर हो गया, फिर चलते चलते अचानक रुक गया और गहरी नजरों से विद्युत की आंखों में झांक कर बोला, अगर तुम अपना लॉकेट निकाल दो तो तुम्हें कोई भी युद्ध में हरा नहीं सकेगा। उस बूढ़े थामा की बात सुनकर विद्युत चौंक गया। उसके मन में सैकड़ों सवाल उठने लगे। मेरा लॉकेट, इसमें ऐसी क्या शक्ति है? लेकिन तभी शक्ति महल की ओर से घोषणा शुरू हो गई और नगाड़ों की आवाज गूंजने लगी। युद्ध आरंभ होने वाला है, सभी योद्धा अपने स्थान ग्रहण करें। विद्युत का दिल अब तेजी से धड़कने लगा। क्या आज उसकी किस्मत बदलने वाली थी? शक्ति महल के विशाल द्वार धीरे धीरे खुलते हैं। भीतर युद्ध की भयंकर तैयारी, बाहर हजारों की भीड़ थी। हर कोई सांस रोककर इस दृश्य को देख रहा था और उन्हीं के बीच तेज कदमों से चलता हुआ विद्युत अंदर आया और उसके साथ थे रहस्यमय योद्धा सिल्वर थामा। तैयार रहो विद्युत, ये सिर्फ युद्ध नहीं, तुम्हारी पहचान की पहली परीक्षा है। जैसे ही विद्युत शक्ति महल के भीतर पहुंचा, भीड़ में से तेजस नाम का एक लड़का निकला, जो कि राज्य के लीडर विराट का घमंडी बेटा था। वो विद्युत का रास्ता रोकते हुए बोला, जरा देखो तो, ये फटीचर भी आज युद्ध लड़ने आया है। तेजस ने विद्युत को धक्का देते हुए कहा। भीड़ अचानक चुप हो गई। सबकी नजर विद्युत पर टिकी हुई थी। विद्युत ने भी करारा जवाब दिया, कपड़े फटे हैं, हौसले नहीं, संभल कर बात करना सीखो। इस बात से तेजस गुस्से से कांप उठा और फिर दोनों के बीच मुकाबला शुरू हो गया। एक तरफ तेजस ने ताबड़तोड़ हमला करना शुरू कर दिया, वहीं विद्युत ने हर बार चतुराई से बचाव किया। उसे युद्ध की तकनीक नहीं आती थी, लेकिन बचना वो अच्छे से जानता था। फिर अचानक विद्युत ने जमीन पर जोर से पैर पटका, धूल का बवंडर उठा और तेजस कई फीट हवा में उड़कर धड़ाम से दूर जा गिरा। लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। तेजस तिलमिला उठा। उसने अपनी पूरी शक्ति से एक विशाल आग से भरा शक्ति गोला विद्युत की ओर फेंका। थामा जोर से चिल्लाया, विद्युत, अभी अपना लॉकेट निकालो। लेकिन विद्युत कुछ समझ पाता उससे पहले ही पूरा इलाका राख में बदल गया। हजारों की चीखें गूंजने लगी। पर चमत्कार ये था, धुएं के बीच एक आकृति अभी भी खड़ी थी। जैसे ही धुआं छटा, भीड़ दंग रह गई। विद्युत अब भी वही था। उसकी आंखों में तेज चमक, हाथों में वो जलता हुआ लॉकेट था। वहीं दूर खड़ा वो बूढ़ा थामा
अपने मन ही मन में बोला, अगर मैं कहूं कि ये लॉकेट तुम्हारे असली अतीत से जुड़ा है, तो क्या तुम जानना चाहोगे कि तुम असल में कौन हो? तो असल में कौन है विद्युत? वहीं दूसरी ओर विद्युत के हाथों अपनी बेइज्जती होते देख तेजस को गुस्सा आ गया और उसने इशारा किया। तुरंत 2 और योद्धा आगे बढ़ाए। स्थिति बिगड़ते देख श्रीमान थामा ने गंभीर आवाज में कहा, लड़के, तुम्हें नहीं लगता कि तुम पहले ही हार चुके हो? अगर अपनी सलामती चाहते हो तो चुपचाप इस लड़के से दूर चले जाओ, वरना मुझे तुम्हें सबक सिखाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनकी आवाज इतनी भयानक थी कि वहां मौजूद सभी में खौफ नजर आने लगा। स्थिति को संभालने के लिए शक्ति स्थल की देख रेख कर रहे योद्धा बाहर आए। उनमें से एक, जिसके सीने पर 2 सितारे थे, आगे बढ़ा और गंभीर स्वर में बोला, श्रीमान, कृपया शांत हो जाएं। मैं शक्ति स्थल के बाहरी दस्ते का कमांडर विजय हूं। कमांडर विजय को अपनी शक्ति से यह आभास हो गया था कि सामने खड़ा इंसान उससे कहीं अधिक ताकतवर था। विजय को देखकर थामा बोले, तुम्हें बड़ों का आदर करना आता है, लेकिन तुम्हारी शक्तियां मुझे कुछ भी सिखाने योग्य नहीं है। कमांडर विजय ने तेजस और उसके साथियों की ओर घूरकर कहा, अगर तुमने फिर से ऐसी हरकत की तो मैं तुम्हें मुकाबले में भाग ही नहीं लेने दूंगा और भूल जाऊंगा कि तुम किस दल से आते हो। कमांडर की कड़ी नजर से तेजस के पसीने छूटने लगे और वह हड़बड़ाते हुए बोला, आप गलत समझ रहे हैं। लड़ाई पहले इस लड़के और इस बूढ़े ने शुरू की थी। कहते हुए उसने विद्युत और थामा की ओर इशारा किया। विजय तेज आवाज में गरज कर बोला, तुम्हें बड़ों से बात करने की तमीज है या नहीं? ये एक उच्च स्तर के योद्धा हैं। लगता है मुझे लीडर विराट से मिलना होगा तेजस, क्योंकि तुम ऐसे नहीं सुधरोगे। कमांडर के मुंह से अपने पिता विराट का नाम सुनकर तेजस सहम गया और झिझकते हुए माफी मांगने लगा। विजय की नाराजगी के बावजूद उसने थामा से माफी मांगी और फिर विजय की ओर विनम्रता से देखने लगा। विजय ने कहा, अपने गुरु का पत्र लाओ और कल शक्ति स्थल में आना। तेजस ने पत्र सौंप दिया और विजय भीड़ की ओर मुड़ा और गंभीरता से बोला, मुकाबले में भाग लेने का समय समाप्त हो चुका है। जो बचे हैं वे 6 माह की प्रतीक्षा करें, निराश न हो। कमांडर विजय की बात सुनकर सभी योद्धा निराश होकर वापस लौटने लगे। तभी विद्युत ने गंभीर स्वर में विजय से कहा, कमांडर विजय, नमस्कार। मैं भी इस मुकाबले में भाग लेना चाहता हूं, कृपया मेरा नाम भी लिख लें। विजय ने एक पल के लिए थामा की ओर देखा और कहा, लाओ अपना पत्र दिखाओ। विद्युत एक पल के लिए हैरान हो गया और बोला, मेरा कोई गुरु नहीं है। विद्युत की बात सुनकर कमांडर विजय ने गहरी सोच में पड़ते हुए कहा, मुझे माफ करना विद्युत, राजघराने के हालिया हमले के कारण एक नया नियम बना है कि बिना गुरु के पत्र के मुकाबले में भाग नहीं लिया जा सकता। विजय की बात सुनकर विद्युत निराश हो गया और मुड़कर जाने को था कि अचानक उसके कानों में एक आवाज आई, मैं इसका गुरु हूं। मेरा नाम आचार्य थामा है। राजघराने के रक्षक मेरे मित्र हैं, आप उनसे मेरी जानकारी ले सकते हैं। ये रही मेरी मोहर। श्रीमान थामा ने हवा में हाथ लहराया और उनके हाथ में एक मोहर प्रकट हो गई। कमांडर विजय चकित होकर बोले, क्या मैं आपका स्तर जान सकता हूं? थामा ने गंभीर आवाज में कहा, लगता है तुमने मेरी मोहर को ध्यान से नहीं देखा। यह एक गुप्त मोहर है जो राजघराने के द्वारा सिर्फ उन्हीं को दी जाती है जिन्होंने विशेष सेवाएं दी हों। आचार्य थामा की बात सुनकर विजय मुस्कुराकर बोला, मुझे क्षमा करें, आजकल यह मोहर बहुत कम देखने को मिलती है। यह मेरी जिंदगी में देखी दूसरी मोहर है। थामा बोले, मुझे एक कागज दीजिए, मुझे पत्र के नए नियम की जानकारी नहीं थी। विजय के इशारे पर एक सैनिक कागज ले आया और थामा ने आराम से उस पर अपनी मोहर लगा दी। विजय मोहर को देखते ही आश्चर्यचकित हो गया और झुकने ही वाला था कि थामा बोले, कमांडर विजय, ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। कृपया मेरी पहचान इस लड़के के सामने प्रकट न करें। विजय ने सिर हिलाकर सहमति दे दी। थामा ने विद्युत की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, ये लो, तुम अब कल समय पर आ जाना। मित्र। कमांडर विजय ने जब सुना कि इतने शक्तिशाली व्यक्ति ने विद्युत को मित्र कहकर संबोधित किया तो वह हैरान हो गया, क्योंकि वह स्वयं उस स्तर तक पहुंचने के बाद भी थामा का नाम लेकर बात करने की हिम्मत नहीं जुटा सकता था। विद्युत ने खुशी से उछलते हुए कहा, क्या आप सचमुच मेरे मित्र बनना चाहते हैं? थामा हंसते हुए बोले, क्यों नहीं?
तुमने बहादुरी से अपने से अधिक शक्ति और उम्र वाले योद्धा को उसी की शक्ति से हरा दिया। ऐसा साहस बहुत कम में देखने को मिलता है। तुम तो मुझसे भी अधिक शक्तिशाली बनोगे। मुकाबले में शामिल होने की बात सुनकर विद्युत ने आचार्य थामा से मुस्कुराकर कहा, मित्र, देखना, एक दिन मैं तुम्हारा एहसान जरूर चुकाऊंगा। विद्युत के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। तभी वह बूढ़ा आदमी थामा गंभीर आवाज में बोला, विद्युत, एक बात का ध्यान रखना, हम मित्र हैं, यह बात किसी और को मत बताना। विद्युत ने कहा, ठीक है, पर तुमने मुझसे झूठ कहा कि तुम्हारा नाम टाइगर है। मैंने सुना कि तुम्हारा नाम थामा है, इसलिए अब से मैं तुम्हें श्रीमान थामा ही कहूंगा। थामा ने हामी में सिर हिलाकर जवाब दिया। फिर थामा ने हवा में हाथ लहराया और उनके हाथ में एक चमकदार पत्थर आ गया। यह एक शक्ति से बना पत्थर है। विद्युत, कभी तुम बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाओ तो इस पत्थर को तोड़ देना। मैं तुम्हारी मदद के लिए आ जाऊंगा या मदद भेज दूंगा। और एक बात, रात को जब चांद सिर पर हो और हवाएं तेज हों तो पहाड़ी पर मिलना पर होश में। थामा के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। थामा की बात सुनकर विद्युत मुस्कुराने लगा और वहां से जाने लगा। विद्युत के जाते ही थामा ने अपने पंख निकाले और तेज रफ्तार में गायब हो गए। कमांडर विजय ने यह नजारा अपनी आंखों से देखा और हैरान रह गया, क्योंकि पंख बनाकर उड़ने की शक्ति सिर्फ एक मूल शक्ति स्तर का योद्धा ही कर सकता था। विजय की आंखों में खौफ था और उसके मन में सवाल उठ रहे थे, यह बूढ़ा आदमी आखिर कौन था? दुदुसी के राज्य के रक्षक और थामा की लड़ाई के दौरान उसकी शक्ति की वजह से कोई उसका चेहरा नहीं देख पाया था, इसलिए आज तक कोई नहीं जानता था कि उस दिन वह योद्धा कौन था। कमांडर विजय को जब कुछ समझ नहीं आया तो वह लेटर हाथ में लिए शक्ति महल की ओर चल पड़ा। उसके पीछे पीछे सभी सैनिक भी महल में चले गए। असल में शक्ति महल का संचालन सुपर 7 वॉरियर में से एक कर रहा था, जिसे देव योद्धा भी कहा जाता था। उसने आर्यवर्त के हर राज्य में एक शक्ति स्थल की स्थापना की और अपने दिव्य मंत्रों से उसे सिद्ध किया था। यहां एक महादिव्य अस्त्र भी स्थापित था। हर योद्धा शक्ति महल से इस अस्त्र की तकनीक और विद्या हासिल करना चाहता था। हर 6 महीने में देश के कोने कोने से योद्धा इस विद्या को सीखने आते थे, पर यह अस्त्र खुद ही अपना वारिस चुनता था। पिछले 5000 सालों से कोई भी इस अस्त्र की तकनीक को जान नहीं पाया, इसीलिए कई लोग इसे मिथ्या मानने लगे थे। रात्रि का समय, हवा तेज बह रही थी, चांद आकाश में ऊपर आ चुका था। एक लड़का पहाड़ी की चोटी पर खड़ा हर दिशा में झांक रहा था। तभी उसे एक भारी आवाज सुनाई दी, किसे ढूंढ रहे हो? लड़के? आवाज सुनकर विद्युत ने पीछे मुड़कर देखा तो लाल कपड़ों में एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, जिसके माथे पर चोट का निशान था। विद्युत ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे मित्र, तुम आ गए, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। विद्युत की बात सुनकर थामा मुस्कुराया और पहाड़ी पर एक बड़े पत्थर पर बैठते हुए बोला, मित्र विद्युत, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूं? विद्युत ने हड़बड़ाकर जवाब दिया, हां, क्यों नहीं मित्र। थामा ने कहा, तुम्हारे शरीर पर यह निशान तुमने खुद बनाए हैं? और यह लॉकेट तुम्हें किसने दिया? यह सवाल सुनकर विद्युत थोड़ा परेशान हो गया, लेकिन बोला, देखो मित्र, यह निशान मेरे शरीर पर कैसे आए मुझे नहीं पता। मुझे अपना बचपन याद नहीं है। यह लॉकेट मेरी मां का है और यह भाला मेरे पिता का है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता। बस बूढ़ी दादी कहती हैं कि मैं बहुत खास हूं और यह निशान किसी को ना दिखाऊं। दादी के बाद यह बात सिर्फ तुम्हें पता है मित्र, क्योंकि मेरा तुम्हारे अलावा कोई मित्र नहीं है। यह कहकर विद्युत एक पल के लिए उदास हुआ और फिर मुस्कुराने लगा। तभी थामा ने कहा, कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। जब भी मैं किसी से लड़ता मिलूं तो तुम बीच में नहीं आओगे, जब तक कि तुम अपने 7 चक्रों को जागृत नहीं कर लेते। विद्युत ने एक पल सोचकर कहा, ठीक है मित्र, मैं वादा करता हूं, जब तक तुम्हारी जान को खतरा नहीं होगा मैं बीच में नहीं आऊंगा। विद्युत के मुंह से यह बात सुनकर थामा अजीब तरह से हंसने लगा और कुछ नहीं बोला। कुछ पलों के बाद थामा बोला, देखो मित्र विद्युत, कल जो मुकाबला होने वाला है उसमें 1000 से अधिक योद्धा भाग लेंगे। इसमें 15 से 18 साल तक के योद्धा शामिल हैं। कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अपना पहला चक्र जागृत कर लिया है और कुछ ऐसे हैं जो दूसरा चक्र जागृत करने वाले हैं।
तो अगर तुम्हें जीतना है तो तुम्हें अपना पहला चक्र जागृत करना होगा। इसलिए जब तुम मुकाबले में हिस्सा लोगे तो अपना लॉकेट उतारकर लड़ोगे। थामा की बात सुनकर विद्युत चौंक गया और उसकी आंखें बड़ी हो गईं। उसने तुरंत चौंकते हुए कहा, यह लॉकेट मेरी रक्षा के लिए है। थामा विद्युत की बात सुनकर गंभीर हुआ और बोला, विद्युत, तुम समझ नहीं रहे हो। यह लॉकेट तुम्हारी शक्तियों को दबाकर रखता है। अगर तुमने इसे उतार दिया तो तुम्हारी शक्ति आजाद हो जाएगी और मैं तुम्हें उन्हें काबू करने में मदद कर पाऊंगा। विद्युत के चेहरे पर हल्की परेशानी देख आचार्य थामा गंभीर आवाज में बोले, देखो, मैं यह जानता हूं कि मेरा अग्निशक्ति ग्रंथ तुम्हारे पास है। मैं उसे तुमसे वापस नहीं लूंगा। मैंने वह ग्रंथ अपने शिष्य के लिए ही बनाया था। आचार्य थामा के मुंह से अग्निशक्ति ग्रंथ का नाम सुनकर विद्युत के चेहरे पर घबराहट और उसकी आंखों में खौफ नर आने लगा। वह हड़बड़ाकर अपने कदम पीछे करने लगा। विद्युत के चेहरे पर खौफ देखकर आचार्य थामा गंभीर आवाज में बोले, देखो विद्युत, डरो मत। मैंने आज ही तुम्हें अपना शिष्य बनाया है और तुम्हारे लेटर पर अपनी गुरु की मोहर भी लगाई है। क्या तुम्हें अब भी लगता है कि मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाऊंगा? मैंने तुम्हें अपना शिष्य मान लिया है, इसलिए तुम उस ग्रंथ को अपने पास रखो। मुझे कोई ऐतराज नहीं है। उसमें रफ्तार और बचाव की तकनीक है और उसके दूसरे हिस्से में हमले की तकनीकें हैं जो मेरे पास हैं। आचार्य थामा ने विद्युत को दिखाते हुए कहा, और जब विद्युत ने उनके हाथ में ग्रंथ का दूसरा हिस्सा देखा तो वह हैरान रह गया। विद्युत की आंखों में हल्की हैरानी देख आचार्य थामा गंभीर आवाज में बोले, देखो, अगर तुम मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हें युद्ध और लड़ाई की वह तकनीक सिखाऊंगा कि तुम एक दिन इस धरती के सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म योद्धा बनोगे। तुम्हारा मुकाबला वे सुपर 7 योद्धा भी नहीं कर पाएंगे जिनका नाम इस दुनिया में फैला हुआ है। आगे का फैसला तुम्हारा है। आचार्य थामा महसूस कर रहे थे कि उनकी बात सुनकर विद्युत की आंखों में चमक आ गई थी और वे समझ गए थे कि यही सही वक्त है। वे आगे बोले, लड़के, इतना ही नहीं, मेरे पास एक रहस्यमयी तकनीक है जिसके इस्तेमाल से तुम इतने ताकतवर बन जाओगे कि तुम्हें कोई घायल नहीं कर पाएगा। लेकिन उसके लिए तुम्हें अपने 3 चक्रों को जागृत करना होगा और मूल तात्विक शक्तियों को हासिल कर उन पर काबू पाना होगा। आज मैं तुम्हारे पहले मूलाधार चक्र को जागृत करने में मदद करूंगा। यह कहते हुए आचार्य थामा ने एक गहरी सांस ली। वे समझ चुके थे कि विद्युत को मनाना बहुत मुश्किल है। आचार्य थामा की बात सुनकर विद्युत खुश होकर बोला, क्या सच में आप मेरे चक्र को जागृत करने में मदद करेंगे? आप सच में मुझे वह तकनीक सिखाएंगे? विद्युत की बात सुनकर आचार्य थामा हंसते हुए बोले, लड़के, ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे यह पता है कि वह तकनीक कहां है। मैं तुम्हें वहां लेकर जाऊंगा, पर उसे तुम्हें खुद हासिल करना होगा। आचार्य थामा की बात सुनकर विद्युत का चेहरा उदास हो गया और वह सिर झुकाकर बैठ गया। तभी थामा बोले, इस तरह हार मत मानो। लड़के, इस दुनिया में हर चीज की एक कीमत होती है और बिना कीमत दिए इस दुनिया में कुछ नहीं मिलता है। देखो, तुम कितनी भी मेहनत कर लो, तुम्हारा लॉकेट दिव्य रैंक के तिलिस्मी मणि से बना है। यह शक्ति और ऊर्जा को खींच लेता है, इसलिए तुम्हारे आसपास कोई ऊर्जा नजर नहीं आती। इसलिए मैं चाहता हूं कि जब तुम्हें लगे कि तुम मुकाबला हारने वाले हो तो तुम इस लॉकेट को उतार देना। ज्यादातर योद्धा दूर से मुकाबला करते हैं, इसलिए तुम आराम से यह लॉकेट उतार सकते हो। आचार्य थामा की बात सुनकर विद्युत ने एक पल सोचते हुए हामी में सिर हिला दिया। विद्युत की हामी देखकर आचार्य थामा गंभीर आवाज में बोले, लेकिन तुम्हें एक वादा करना होगा कि जब तक तुम बहुत ताकतवर नहीं हो जाते तब तक तुम किसी के सामने अग्निशक्ति ग्रंथ की तकनीक का इस्तेमाल नहीं करोगे। यह तकनीक बहुत खास है और जिस दिन तुम किसी अग्निमूल तत्व शक्ति को हासिल कर लोगे तब तुम्हें इस तकनीक की ताकत का पता चल जाएगा। आचार्य थामा की हर बात को विद्युत बड़े ध्यान से सुन रहा था। उसने अपने हाथ को अपने भाले से काट दिया। उसके हाथ से रक्त निकल रहा था। विद्युत ने अपना हाथ सामने लाते हुए कहा, मैं विद्युत रघुवंशी इस धरती, आकाश, जल, वायु और अग्नि को साक्षी मानकर वचन देता हूं। जैसे जैसे विद्युत बोल रहा था, आकाश में भयानक बिजली कड़क रही थी। तेज हवाएं चलने लगीं और बारिश होने लगी। तभी विद्युत फिर बोला, मैंने अपने गुरु को दिया वचन तोड़ा तो देवता मुझे इसका दंड दें।
यह कहकर विद्युत आचार्य थामा के सामने सिर झुकाकर बैठ गया। यह देख थामा ने तुरंत उसे उठाया। विद्युत को प्रशिक्षण के लिए तैयार होते देख आचार्य थामा ने गंभीर आवाज में कहा, लड़के, अपने कपड़े उतारकर इस पत्थर पर बैठो और अपना लॉकेट भी उतार कर रख दो। विद्युत ने आचार्य थामा के कहे अनुसार अपने कपड़े उतारे। उसके शरीर पर बने चक्र, त्रिशूल, शंख, चांद, सूर्य, अग्नि, वायु, जल, भूमि और आकाश के निशान साफ साफ नजर आने लगे। इन रहस्यमयी निशानों के साथ कुछ प्राचीन शब्द भी लिखे थे, जिन्हें देखकर आचार्य थामा गंभीर आवाज में बोले, यकीन नहीं होता कि 5 मूल तत्व शक्तियों को एक साथ इस्तेमाल करने का तरीका इसके शरीर पर बना है। लेकिन विद्युत जैसे ही लॉकेट उतारने वाला था कि आकाश से बिजली आकर पास वाले पेड़ पर गिरी और वह जलकर राख हो गया। यह देखकर विद्युत बोला, आचार्य, क्या यह समय ठीक है? आज मौसम बहुत खराब है। डर उसकी आंखों में साफ साफ देखा जा सकता था। तभी आचार्य थामा बोले, डरो मत विद्युत, जब किसी की बंधी शक्ति मुक्त होने वाली होती है तो प्रकृति में इसी तरह के बदलाव होते हैं। इसके बाद आचार्य ने मन में कहा, तुम्हें शायद यह बात नहीं पता कि तुम्हारी जन्मजात शक्ति बिजली है और इसलिए तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारा नाम विद्युत रखा था। तभी आचार्य विद्युत के शरीर पर बने टैटू को देखते हुए मन ही मन बोले, अद्भुत, ये सभी दिव्य चिन्ह हैं। विद्युत, एक दिन तुम सभी ब्रह्म शक्ति को हासिल करोगे और इस धरती के ब्रह्म योद्धा बनोगे। उस पहाड़ी से दूर राजघराने के महल में ऋतिक वेदा आकाश की ओर देख रहे थे और अपने साथ खड़े राजा नागार्जुन से बोले, महाराज, आपने मुझे क्यों बुलाया? तभी नागार्जुन बोले, महान ऋतिक वेदा, यह प्रकृति कैसा भयानक रूप ले रही है। तभी ऋतिक वेदा बोले, आप परेशान ना हो महाराज, आज जरूर कोई दिव्य शक्ति जागृत हो रही है। मैंने राज्य और महल पर अपना शक्ति कवच चढ़ा दिया है, राज्य को कोई क्षति नहीं होगी। तभी नागार्जुन बोले, यह शक्ति अच्छी है या बुरी? नागार्जुन के इस सवाल पर ऋतिक वेदा ने कहा, शक्ति कोई भी अच्छी या बुरी नहीं होती महाराज, यह तो उसके धारण करने वाले पर निर्भर करती है। पर यह तो सच है कि कोई दिव्य शक्ति आज जागृत हुई है। मेरी पूर्वजों से यही प्रार्थना है कि कोई नई मुसीबत न हो। तभी आचार्य थामा ने कहा, अपनी आंखें बंद करके साधना करो। उन्होंने विद्युत के सिर पर एक हाथ रखा, जिसमें से एक पीली रोशनी निकलने लगी और विद्युत के दिमाग में चली गई। विद्युत ने ध्यान केंद्रित कर आचार्य थामा के बताए मंत्र का उच्चारण करना शुरू किया। जैसे ही विद्युत के मुंह से मंत्र की ध्वनि निकली, उसके आसपास की बिखरी ऊर्जा उसके शरीर में प्रवेश करने लगी। उसके शरीर पर बना आकाश का निशान चमकने लगा और तभी बादलों में फिर से तेज गड़गड़ाहट हुई। आकाश से एक भयानक बिजली विद्युत पर गिरी और उसका शरीर सफेद प्रकाश से चमकने लगा। तभी आचार्य ने देखा कि विद्युत कांपने लगा है, उसका शरीर पीला पड़ रहा है और उस पर दरारें पड़ रही हैं। आचार्य ने तेज आवाज में कहा, विद्युत, विद्युत, क्या तुम ठीक हो? विद्युत कुछ भी नहीं बोला। ऐसा लग रहा था जैसे शक्ति का प्रवाह इतना तीव्र हो कि उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। तभी विद्युत ने एक दर्द भरी चीख निकाली, आह! जब आचार्य की नजर उसके चेहरे पर पड़ी तो वे घबरा गए। दरारें उसके पूरे शरीर से होती हुई चेहरे तक जा चुकी थीं और उनमें से रोशनी निकल रही थी। जब आचार्य ने देखा कि विद्युत के शरीर की दरारें बढ़ रही हैं, तो वे घबरा गए और सोचने लगे कि यदि इसी तरह ये दरारें बढ़ती रहीं तो उसका शरीर फट जाएगा। यह सोचकर आचार्य बोले, हे भगवान, यह बिजली की शक्ति रुक क्यों नहीं रही? क्या देवता चाहते हैं कि यह मासूम बालक मारा जाए? इधर उस पहाड़ से दूर नागार्जुन और ऋतिक वेदा ने यह देखा तो उनकी भौहें सिकुड़ गईं और वे बोले, यह क्या हो रहा है महान वेदा? तभी ऋतिक वेदा बोले, किसी ने बिजली की शक्ति का आह्वान कर दिया है। मैं अगर वहां उसे रोकने गया तो शायद इस राज्य को प्रकृति के प्रकोप से नहीं बचा पाऊंगा। मैं कुछ नहीं कर सकता महाराज। जैसे ही माहौल शांत होगा, मैं तुरंत वहां जाकर देखूंगा कि यह किसने किया है। तब तक मुझे यहीं रहना होगा। इधर पहाड़ी पर हालात बिगड़ते जा रहे थे और तभी आचार्य तेज आवाज में बोले, विद्युत, इस शक्ति को अपने चक्र में भेजो और उसे जागृत करने के लिए अपने भीतर झांको। तुम कर सकते हो, यह शक्ति तुम्हारी है। विद्युत को आचार्य की कोई भी बात सुनाई नहीं दे रही थी।
दर्द और पीड़ा से उसके दांत कड़कड़ाने लगे और उसने एक तेज आवाज में चीख निकाली और वह बेहोश हो गया। बिजली गिरना बंद हो गया। जब आचार्य ने देखा तो वे हैरान हो गए और बोले, यकीन नहीं होता, इसने पूरी शक्ति को काबू कर लिया। अब इसे बस एक तकनीक की जरूरत है और यह किसी तीसरे स्तर के योद्धा को भी जान से मार सकता है। तभी आचार्य को महसूस हुआ कि कोई उसी की ओर आ रहा है। यह शक्ति बहुत ताकतवर है। आचार्य ने गौर किया कि यह तो कोई अनजान शक्ति है। मुझे विद्युत को छुपाना होगा। आचार्य ने जल्दी से विद्युत को उसका लॉकेट पहनाया और उसका भाला गायब कर दिया। लॉकेट पहनते ही उसकी शक्ति 90% दब गई। तभी आचार्य बोले, यह शक्ति इतनी ज्यादा है कि एक मणि भी इसको दबाने में असमर्थ है। इसलिए आचार्य थामा ने अपनी शक्ति की मदद से उसे पास की एक छोटी सी गुफा में छुपा दिया और पत्थर से उसका मुंह बंद कर दिया। तभी वहां एक नीली शक्ति से बने पंखों के साथ एक योद्धा आया, जो अपने नीले कपड़ों में रात के अंधेरे में चमक रहा था। यह और कोई नहीं, महान योद्धा ऋतिकवेदा थे। ऋतिकवेदा ने आते ही कहा, क्या तुम्हें भी वह शक्ति महसूस हुई? तभी बूढ़े थामा ने कहा, हां, इसीलिए मैं यहां तुरंत आ गया। हमें बाकी सभी लोगों को सूचित करना होगा। तभी एक शक्ति और वहां आई। वह सुंदर लड़की दुदुसी थी। उसने आते ही कहा, ओहो, तो आप दोनों पहले ही आ गए। तभी थामा ने कहा, तुम यहां क्या कर रही हो? यह तुम्हारा राज्य तो नहीं है। इस पर दुदुसी ने कहा, बूढ़े, यह राज्य तुम्हारा भी नहीं है, तो तुम यहां क्या कर रहे हो? यह सुनकर थामा को गुस्सा आ गया और वह बोले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आज तो मैं तुझे खत्म ही कर दूंगा। तभी ऋतिकवेदा ने कहा, रुको थामा, यह मेरा राज्य है और मैं यहां का रक्षक हूं। और दुदुसी, यह मत समझना कि मैं तुमसे एक स्तर नीचे हूं तो डर जाऊंगा। भले ही आज मैं तुम्हें मार ना पाऊं, पर इस काबिल तो कर दूंगा कि तुम जल्दी खुद ब खुद मर जाओगी। ऋतिकवेदा की बात सुनकर दुदुसी को गुस्सा तो आया, पर वह कुछ नहीं बोली, क्योंकि वह जानती थी कि उसके सामने 2 7वें स्तर के योद्धा हैं, जिनके पास अभिदाय शक्ति कवच तकनीक है और वे आसानी से मिलकर उसकी शक्ति का मुकाबला कर सकते हैं। तभी दुदुसी बोली, एक बार मैं सूरज की शक्ति कवच तकनीक हासिल कर लूं, फिर देखना मैं तुम दोनों शेर और चीते का क्या हाल करती हूं। अगर तुम्हें भीगी बिल्ली बनाकर अपने महल में न रखा तो मेरा नाम भी दुदुसी नहीं। और यह कहकर वह वहां से चली गई। तभी ऋतिकवेदा बोले, अगर उस महान योद्धा ने हमें यह अभिदाय कवच तकनीक नहीं दी होती तो शायद हम कब के मारे जाते। इस पर थामा नाराज होकर बोले, तुम्हें तो कुछ दिया था, मुझसे तो छीन लिया था। अगर आज मेरी वह मणि मेरे पास होती तो मैं इसके साथ इसके उस भाई का भी काम तमाम कर देता। खैर छोड़ो, गलती मेरी ही थी। मैंने भी निर्दोष 7वें स्तर के योद्धा को मार दिया था। यह मेरी ही गलती थी। जो रफ्तार और शक्ति के लिए जाना जाने वाला मैं अश्वत्थामा दर दर इस धरती पर भटक रहा हूं। कलयुग आ चुका है, एक दिन वह ब्रह्म योद्धा आएगा और मेरा इंतजार खत्म होगा। तभी ऋतिकवेदा बोले, अच्छा, जब यहां कुछ नहीं है तो मैं चलता हूं, फिर मिलेंगे थामा। इस पर थामा ने मुस्कुराकर हां में जवाब दिया और ऋतिकवेदा वहां से चले गए। जब थामा ने देखा कि दोनों महाशक्तियां जा चुकी हैं तो उन्होंने गुफा से पत्थर हटाया और अपना शक्ति कवच भी हटाया। इतनी देर में विद्युत का शरीर पहले से बेहतर हो गया था और उसके शरीर के निशान खत्म होने लगे। यह देख आचार्य थामा ने राहत की सांस ली और वहीं विद्युत के बगल में बैठकर आराम करने लगे। जब सूरज की पहली किरण उसके चेहरे पर पड़ी तो उसकी आंख खुली और वह उठकर बैठ गया। उसने देखा कि आचार्य उसके सामने खड़े मुस्कुरा रहे थे। तभी विद्युत ने हड़बड़ाते हुए पूछा, आचार्य, क्या मेरा चक्र जागृत हुआ? क्या मैं कामयाब हुआ? इस पर आचार्य थामा ने कहा, तुम खुद क्यों नहीं देख लेते? तभी विद्युत ने अपने हाथ को मुट्ठी में बंद किया और पास की एक चट्टान पर प्रहार किया। विद्युत ने महसूस किया कि उसके प्रहार करते ही चट्टान में दरार पड़ गई। तभी आचार्य ने कहा, यह ताकत तुम्हारे लॉकेट पहने रहने के बावजूद है। अगर लॉकेट उतार कर प्रहार करते तो यह चट्टान टुकड़े टुकड़े हो जाती। विद्युत, लेकिन अभी भी तुम इस शक्ति का केवल 20% भाग ही काबू कर पा रहे हो। इसलिए हमें तुम्हारा दूसरा चक्र जागृत करना होगा, जिससे तुम्हारा शरीर और अधिक मजबूत हो जाएगा। फिर तुम इस शक्ति का आधा भाग इस्तेमाल कर पाओगे। तभी विद्युत गंभीर आवाज में बोला,
तो हम कब करेंगे दूसरा चक्र जागृत? इस पर आचार्य थामा बोले, अभी नहीं। इससे पहले तुम्हें मुकाबला जीतना होगा और शक्ति महल के स्तंभ में उस महान युद्ध की तकनीक हासिल करनी होगी जिसे आज तक कोई प्राप्त नहीं कर पाया। इसलिए तुम्हें उस महाशक्ति अस्त्र को पाना है। ध्यान रहे, तुम्हें किसी भी तरह पहले स्थान पर आना है। यह बात ध्यान रखना। विद्युत। तभी विद्युत बोला, आचार्य, मैं पहले स्थान को हासिल करूंगा। ऐसा कहते वक्त उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जैसे बिजली कड़क रही हो। तभी आचार्य थामा बोले, चलो, शक्ति महल जाने का समय हो गया है। मैं अब चलता हूं। मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। ध्यान रहे, किसी को भी यह पता न चले कि मैं तुम्हारा गुरु हूं और तुम मेरे शिष्य। आज मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा, इसलिए ध्यान रहे, तुम्हें अकेले ही लड़ना होगा। तभी विद्युत बोला, आचार्य, आप परेशान ना हो, आप बस मेरा शक्ति प्रदर्शन देखना। फिर विद्युत मन ही मन बोला, संभल कर रहना तेजस, विद्युत आ रहा है। जैसे ही आचार्य थामा वहां से चले गए, विद्युत ने भी पहाड़ी से उतरना शुरू किया। पर विद्युत हैरान था, पहले के मुकाबले अब उसे पहाड़ी से उतरने में बहुत कम समय लगा और उसका शरीर भी पहले के मुकाबले मजबूत और ताकतवर हो गया है। विद्युत ने फल और सब्जियां लेकर अपनी झोपड़ी पर पहुंचा, लेकिन जब विद्युत झोपड़ी के अंदर गया तो वह हैरान हुआ। उसकी दादी वहां नहीं थी। विद्युत ने आसपास देखा, लेकिन दादी का कोई नामो निशान नहीं था। अभी विद्युत सोच में डूबा हुआ था कि दादी कहां है। तभी एक थप्पड़ उसकी गर्दन पर पड़ा और वह सामने आंगन में जाकर गिरा। विद्युत उठा और अपने कपड़े झाड़ते हुए बोला, दादी, अब क्यों मारा मुझे? विद्युत का सवाल सुनकर बूढ़ी दादी गुस्से से कांपते हुए बोली, तूने मुझसे झूठ बोला और कसम तोड़ी। तूने लॉकेट को गले से क्यों निकाला? क्या सोचा मुझे पता नहीं चलेगा? बेटा, मैं तेरे बाप की मां हूं। तू इतना बड़ा हो गया है कि मुझसे पूछे बिना मुकाबले में भी हिस्सा ले आया। तभी विद्युत बोला, दादी, आपको कैसे पता चला? इस पर दादी बोली, तू जब कल यहां नहीं था तो तेजस और उसके पिता आए थे। मैंने उनसे कहा कि तू मुकाबले में हिस्सा नहीं लेगा। बेटा, जब तक तेरे पिता लौट कर नहीं आते तब तक हमें ऐसे ही छुप कर रहना होगा। तू नहीं जानता, तुझे बचाने के लिए तेरी मां बाप ने कितनी परेशानी का सामना किया है। वह चाहते थे कि तू जिंदा रहे और अपनी जिंदगी आराम से जिए। यह सब सुनकर विद्युत को गुस्सा आ गया और बोला, किसने मुझे मारने की कोशिश की? मुझे बताओ दादी, कौन है जिससे लड़ने के लिए मेरे माता पिता गए और अब तक नहीं लौटे? जब दादी ने सुना कि विद्युत सच जानना चाहता है तो वह डर से कांपने लगी। यह डर इस बात का नहीं था कि उनका पोता विद्युत गुस्से में था। यह डर इस बात का था कि वह आएगा और उसके पोते को भी ले जाएगा। तभी दादी बोली, बेटा, तू मुझसे वादा कर कि तू एक आम जिंदगी जिएगा और दोबारा लॉकेट को नहीं उतारेगा। यह बात सुनकर विद्युत प्यार से अपनी दादी को बिस्तर पर बैठाकर बोला, दादी, आप कहती थीं कि मेरे पिता एक महान योद्धा थे। उन्होंने आपको यह भाला मुझे देने के लिए दिया था क्योंकि वह भी यही चाहते थे कि मैं ताकतवर बनूं और उन्हें ढूंढूं। क्या आप यही चाहती हैं कि मैं एक नालायक रहूं? क्या पता वह मेरा इंतजार कर रहे हों कि उनका बेटा एक दिन लौटेगा और उन्हें बचाएगा। इसलिए दादी, मुझे शक्ति महल जाने की इजाजत दो। इस पर दादी रोने लगी। उनकी बूढ़ी आंखों से आंसू बहने लगे और वह अपने पोते विद्युत के गले लगकर कहने लगी, मेरा बेटा तो चला गया, अब यह बूढ़ी दादी इतनी ताकत कहां से लाएगी अगर उसके पोते को कुछ हो गया? तब विद्युत बोला, इसीलिए दादी, मैं ताकतवर बनूंगा और इतना ताकतवर बनूंगा कि मेरे दुश्मनों की रूह भी खौफ खाएगी। ऐसा कहते वक्त उसके शरीर से बिजली की छोटी छोटी चमक बाहर आने लगी और उसके गले का लॉकेट लगातार उसे सोखने लगा और चमकने लगा। जब दादी ने यह देखा तो उन्होंने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और बोली, तूने अपना पहला चक्र जागृत कर लिया। यह बात सुनकर विद्युत हैरान हो गया, पर उसने नजरअंदाज कर दिया। वह बोला, हां दादी, अब मैं 15 साल का हो गया हूं और मैं धीरे धीरे मेहनत और ध्यान करके अपने 7 चक्रों को जागृत करूंगा और एक दिन ब्रह्म योद्धा बनूंगा। जब दादी ने अपने पोते के मुंह से यह बात सुनी तो वह हैरान हो गई और बोली, मेरा पोता जरूर बनेगा। तभी दादी हड़बड़ाकर वहां से हट गईं और सामान को इधर उधर फेंकने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ ढूंढ रही हो। यह देख विद्युत से रहा नहीं गया और उसने पूछा, क्या ढूंढ रही हो दादी? पर दादी कुछ नहीं बोली।
बहुत देर बाद दादी ने अपने हाथ में एक छोटी अटैची के जितना बक्सा उसके हाथ में दिया और कहा, ये तेरे पिता के कपड़े हैं विद्युत। जब भी तेरे पिता लड़ाई या मुकाबले के लिए जाते थे तो वह अक्सर इन्हीं कपड़ों को पहनते थे। ये कपड़े बहुत मजबूत हैं, जो शक्ति और ऊर्जा से बने हैं। इनमें कभी बदबू नहीं आती और न ही ये कभी गंदे होते हैं। अब जब तू अपनी जिंदगी का पहला मुकाबला लड़ने जा रहा है तो ऐसे कपड़े पहनकर जाएगा। वहां पर बड़े बड़े अमीर और ताकतवर योद्धा आएंगे, तो तू किसी से कम नहीं दिखना चाहिए। ये देख विद्युत ने जल्दी से बक्सा खोला। उसके अंदर एक छोटा सा ग्रंथ और एक जोड़ी लाल और काले रंग के कपड़े थे। विद्युत जैसे ही ग्रंथ को छूने वाला था तो दादी ने उसे रोका और बोली, विद्युत, इसे जब तू जीत कर आएगा तब दूंगी, तब तक ये कपड़े से काम चला। दादी की बात सुनकर विद्युत ने जिद नहीं की और कपड़े पहनने लगा। जब विद्युत ने कपड़े पहने तो वह एक योद्धा की तरह लग रहा था। काले रंग के कपड़ों पर लाल रंग का कोट और उस कोट पर अग्नि, वायु, पानी, आकाश, भूमि के चिन्ह बने थे। जब विद्युत ने पूछा तो दादी बोली, तेरे पिता एक महान योद्धा थे बेटा। वह अग्नि, वायु, जल, आकाश, भूमि सभी शक्तियों को जागृत कर चुके थे। वह एक महान योद्धा थे। तू बिल्कुल उनके जैसा है। लंबे बाल, गोरा चेहरा और एक मस्कुलर शरीर के साथ लंबी कदकाठी में, काले रंग के कपड़ों के ऊपर लाल कोट, पीछे पंचतत्व के निशान, हाथ में सुनहरे रंग का भाला और गले में चमकता लॉकेट के साथ विद्युत एक महान योद्धा लग रहा था। तभी उसकी दादी ने माथे पर एक तिलक लगाया और कहा, जा बेटा जा, पर ध्यान रहे अपनी शक्ति से कम लोगों को आकर्षित करना। यह दुनिया हर उस इंसान की दुश्मन बन जाती है जो ताकतवर बनने की कोशिश करता है। दादी का आशीर्वाद लेकर विद्युत ने अपने चेहरे को कोट से ढका और शक्ति महल के रास्ते पर चल दिया। अपने पहले चक्र के जागृत होने के बाद विद्युत की चेतना स्थिर हो गई थी और उसे आसपास की सभी बातें सुनाई दे रही थीं। इसके अलावा विद्युत की शारीरिक रचना भी मजबूत हो गई थी। उसके हाथों की मांसपेशियां मजबूत हो गई थीं और पहले से बड़ी हो गई थीं और उसका चेहरा कस गया था। हैरान तो वो इस बात पर था कि आसपास से गुजरने वाली जवान युवतियां और महिलाएं उसे लगातार घूर रही थी। विद्युत की सुनने की शक्ति में भी इजाफा हुआ था और वो आसानी से सुन पा रहा था कि वो युवतियां उसके बारे में बात कर रही थी। पर विद्युत ने उन सबको नजरअंदाज कर दिया क्योंकि उसका लक्ष्य उसके सामने था, शक्ति महल। विद्युत शक्ति महल के सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। राज्य के हर इंसान का सपना इस महल में जाने का होता था, पर कोई भी इसके अंदर नहीं जा पाता था। आते जाते हर कोई बाहर से ही इस महल को देखकर आहें भरता था। अभी विद्युत महल को देख ही रहा था कि उसके कानों में आवाज आई। एक सैनिक उसके सामने आया और बोला, ए लड़के, यहां आम लोगों की कोई जरूरत नहीं। अगर तुम मुकाबले में हिस्सा लेने नहीं आए हो तो जाओ यहां से। दर्शकों के लिए मैदान में जगह बनाई गई है, वहां जाकर बैठो। ये महल सिर्फ योद्धाओं के लिए है। उस सैनिक की बात सुनकर विद्युत बोला, मैं मुकाबले में हिस्सा लेने आया हूं। ये सुनते ही सैनिक बोला, अच्छा माफ करना, आप इधर से अंदर जाएं और अपना नाम बताएं। विद्युत ने सर हिलाया और शक्ति महल के बड़े द्वार की तरफ जाने लगा। थोड़ी देर सीढ़ियों पर चलने के बाद विद्युत ने देखा एक सैनिक जो उम्र में बड़ा था और अपनी शक्ति के पहले स्तर पर था। विद्युत के सामने आते ही उस बुजुर्ग सैनिक ने कहा, अपना और अपने गुरु का नाम बताएं। बुजुर्ग सैनिक का सवाल सुनकर विद्युत ने शांत स्वर में कहा, मेरा नाम विद्युत है और मेरे पास मेरे गुरु की सुनहरी मोहर है, टाइगर के पंजे की। आप देख सकते हैं। और उनका परिचय देने से उन्होंने मना किया है। विद्युत की बात सुनकर उस बुजुर्ग सैनिक ने नजर उठाकर विद्युत को देखा और अपने रजिस्टर में लिखे नाम देख ही रहा था कि तभी दो लड़कियां भागती हुई वहां आई। उनके वहां आते ही सभी सैनिकों के चेहरे पर चमक आ गई। सच तो यह था कि ये दोनों लड़कियां इंद्रपुरी राज्य के एक दरबार की राजकुमारियां थीं। हालांकि इनका ओहदा राजघराने से कम था, पर शक्ति के मामले में यह परिवार राज्य के दो सबसे ताकतवर परिवारों में से एक था। उनमें से एक लड़की, जिसने नीले रंग की योद्धाओं जैसी कसी हुई ड्रेस पहनी हुई थी, विद्युत को धक्का देते हुए आगे आ गई और बोली, बुजुर्ग गहरा, मेरा नाम जल्दी से लिख लीजिए और मेरी बहन का भी। ये देखकर विद्युत हैरानी से बोला, देखिए मोहतरमा,
मैं यहां पहले से खड़ा हूं। विद्युत ने इतना कहा ही था कि नीले ड्रेस वाली लड़की मायरा बोली, हाँ तो ठीक है, खड़े रहो, मैंने कब रोका है, बस आने जाने के लिए रास्ता छोड़ दो। मायरा की बात सुनकर वहां खड़े सभी सैनिक हंसने लगे और हंसते हंसते एक सैनिक विद्युत के कंधे पर हाथ रखकर बोला, अरे मित्र, नाराज मत होना, वो क्या है, मायरा पुरानी योद्धा है, बस पिछली बार ये अपनी मूल ऊर्जा जांच में फेल हो गई थी, इसलिए इसे मुकाबले से बाहर कर दिया गया था। उस सैनिक की बात सुनकर मायरा गुस्से से बोली, हंस लो, इस बार मैंने अपना पहला चक्र जागृत कर लिया है और मैं ही जीतूंगी, फिर देखूंगी कौन मेरा मजाक उड़ाता है। तभी दूसरी लड़की, जिसका नाम नायरा था, वो विद्युत के सामने आकर विद्युत से अपनी बहन के लिए माफी मांगते हुए बोली, कृपया आप मेरी बहन को माफ कर दें। तभी मायरा अपनी बहन नायरा का हाथ खींचते हुए उसे अंदर ले गई। जैसे ही वो दोनों लड़कियां अंदर गई, तभी एक अधेड़ उम्र के इंसान की तेज आवाज वहां गूंजी और वो इंसान, जो हल्के पीले कपड़े पहने हुए था, वो बोला, शैतान लड़कियों, रुक जाओ, कम से कम मेरा लिहाज तो करो, मैं तुम्हारा गुरु हूं। जब वो इंसान सीढ़ियों से ऊपर आया तो सभी सैनिकों ने आदर से सर झुकाया और एक सैनिक ने झुककर कहा, आचार्य रमाकृष्ण, आपका स्वागत है। और तभी दूसरा सैनिक बोला, आचार्य, आपने तो कमाल कर दिया, आपने मायरा का भी पहला चक्र जागृत कर दिया। आचार्य ने मुस्कुरा कर देखा और अंदर जाने लगे। तभी आचार्य रमाकृष्ण ने एक बार पलटकर विद्युत की ओर देखा और मुस्कुराए। इसके बाद बुजुर्ग सैनिक ने विद्युत को देखते हुए रूखी आवाज में कहा, अब क्या सारा दिन यहीं खड़े रहोगे? क्या तुम्हें मुकाबले में हिस्सा नहीं लेना? विद्युत हैरान था, ये बुजुर्ग सैनिक उन लड़कियों से कितने प्यार से बात कर रहा था। तभी विद्युत मन ही मन बोला, किसी ने सच ही कहा है कि स्त्री चाहे तो पत्थर की मूरत में भी जान डाल दे। यह कहकर विद्युत ने एक नजर सैनिकों को देखा और मन ही मन मुस्कुराने लगा। जब विद्युत अंदर गया तो उसकी आंखें सामने का नजारा देखकर खुली की खुली रह गईं। शक्ति महल के अंदर सैकड़ों योद्धा थे। ये सभी योद्धा मुकाबले में भाग लेने के लिए आए थे। ये देखकर विद्युत हैरान था। तभी विद्युत की नजर शक्ति महल के हॉल की छत पर गई, जो सैकड़ों चमकदार मोतियों से बनी थी, जिससे हॉल के अंदर दिन जैसी रोशनी थी। तभी एक लड़के की हंसने की आवाज वहां पर सुनाई दी। देखो देखो कौन आया, महान विद्युत। जब विद्युत ने सुना तो उसने मुड़कर देखा। उसके सामने तेजस खड़ा था, पर इस वक्त उसके साथ उसके योद्धाओं का समूह नहीं, बल्कि कुछ नए चेहरे थे। विद्युत ने एक नजर उसको देखा और आगे की तरफ जाने लगा, क्योंकि विद्युत का मकसद मुकाबला जीतना था, ना कि किसी भी तरह की बहस में फंसना। हालांकि विद्युत को बुरा लगा था, पर उसे अपने आचार्य की बात याद थी कि तेजस से मुकाबले में उसका सामना होना ही था। इसलिए उसने सोचा था कि वो उसे वहीं पर सबक सिखाएगा। तभी हॉल में एक आवाज गूंजी और सभी का ध्यान उस आवाज की ओर गया। जब विद्युत ने मंच की ओर देखा तो वो हैरान रह गया। मंच पर उसके आचार्य थामा ऋतिक वेदा के साथ बैठे थे। उनके बगल में बैठे थे राजघराने के राजा नागा अर्जुन और उनकी बेटी नागा ऐश्वर्या। इसके साथ राज्य के 20 ताकतवर लोगों का समूह बैठा था। यह साम्राज्य के सबसे ताकतवर योद्धाओं का समूह था, जो इस मुकाबले का निर्णय लेने के लिए आए थे। साथ ही इनका काम मुकाबले के दौरान कोई हादसा न हो, इस बात का ध्यान रखना था। ये सभी वो लोग थे जो अपनी शक्ति के 5वें चक्र को पार कर चुके थे। तभी उनमें से एक बूढ़ा आदमी, जो कि हल्के नीले रंग के कपड़े पहने हुए था, खड़ा होकर आगे आया। वो इंसान देखने में तो एक शांत स्वभाव का था, पर जब वो बोला तो सभी के रोंगटे खड़े हो गए। मेरा नाम बुजुर्ग द्रोण है। मैं आप सभी जवान पीढ़ी का स्वागत करता हूं इस मुकाबले में। इस मुकाबले में एक बात का ध्यान रखें, अगर किसी ने भी अपनी निजी दुश्मनी को निकालने की कोशिश की तो मैं उसे राज्य से बाहर खदेड़ दूंगा, भले ही वो किसी भी दल, किसी भी बुजुर्ग या राजघराने से संबंधित क्यों ना हो। जो लोग मुकाबले में जीतेंगे वो मुकाबले में आगे बढ़ते रहेंगे, और जो हार जाएंगे वो बिना किसी दुश्मनी के मुकाबले को देख सकते हैं। इसके साथ ही मुकाबले के नियम में कुछ बदलाव किए गए हैं।
जब बुजुर्ग द्रोण ने यह कहा तो सभी आपस में बात करने लगे और हॉल में बातों का शोर बढ़ने लगा। तभी एक तेज आवाज ने सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। यह आवाज बुजुर्ग द्रोण की ही थी। बुजुर्ग द्रोण ने कहा, आप सभी के साथ राजकुमारी ऐश्वर्या और बुजुर्ग अश्वनी की शिष्या मायरा नायरा और मेरा शिष्य लक्ष्य भी भाग ले रहा है। इसके आगे बुजुर्ग द्रोण ने कहा, इस मुकाबले में जीतने वाले टॉप 10 योद्धाओं को राज्य में एक योद्धा की उपाधि और विशेष उपहार दिए जाएंगे। इसके अलावा जो प्रथम स्थान पर आएगा उसे महान ऋतिक वेदा अपनी मूल तत्व की एक खास तकनीक देंगे। साथ ही उसे शक्ति महल की दिव्य गुफाओं से एक शक्ति तकनीक हासिल करने का मौका मिलेगा। जो योद्धा टॉप 10 रैंक हासिल करेंगे उन्हें राज्य के सुपर 10 का खिताब दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्हें राज्य के अंदर एक आलीशान घर और 1000 सोने के सिक्के दिए जाएंगे। जब लोगों ने यह सुना तो वो जोर जोर से नागार्जुन और लीडर ऋतिक वेदा का शुक्रिया करने लगे। शोर सुनकर बुजुर्ग द्रोण ने तेज आवाज में कहा, खामोश! अब जिसका नाम बोला जाए वो इस बड़े पत्थर पर अपना हाथ रखेगा और अपनी ऊर्जा इसमें भेजेगा, जिससे हमें आपकी मूल ऊर्जा के बारे में पता चलेगा। ध्यान रहे, जिसने अपना पहला चक्र जागृत नहीं किया है वो अब भी पीछे हट सकते हैं। ये कहते ही बुजुर्ग द्रोण ने अपना एक हाथ पत्थर पर रखा और पत्थर में से दहकती आग की लपटें निकलने लगी और बुजुर्ग द्रोण मुस्कुराने लगे। पास ही बैठे ऋतिक वेदा ने कहा, बहुत खूब बुजुर्ग द्रोण, आपकी शक्ति काफी बढ़ गई है। बहुत जल्द आप छठे चक्र को जागृत कर पाएंगे। और वहां खड़े सभी जवान पीढ़ी के योद्धा चौंक गए और बुजुर्ग द्रोण की शक्तियों की तारीफ करने लगे। बुजुर्ग द्रोण ने अब नायरा का नाम लिया और एक खूबसूरत लड़की सफेद ड्रेस में आगे आई और उसने पत्थर पर हाथ रखा। सभी हैरान हो गए क्योंकि बुजुर्ग द्रोण के हाथ रखने के बाद पत्थर से आग की लपटें भले ही नहीं निकल रही थी पर वो गर्म था और नायरा के हाथ रखते ही उस पत्थर पर एक पतली सी बर्फ जमने लगी थी। उसके बाद एक और खूबसूरत लड़की भीड़ से निकलकर आगे आई। यह लड़की थी मायरा और उसने जैसे ही पत्थर पर हाथ रखा, पत्थर पर जमी बर्फ पिघलने लगी और भाप बनकर उड़ गई। बुजुर्ग द्रोण ने कहा, शानदार, अद्भुत। इसके बाद एक लड़का जिसके चेहरे पर घमंड साफ देखा जा सकता था आगे आने लगा। पर कमाल की बात तो यह थी कि जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था एक हवा का झोंका वहां खड़ी भीड़ को अलग करता जा रहा था। यह लड़का बुजुर्ग द्रोण का शिष्य लक्ष्य था। जब उसने मंच पर आकर उस बड़े पत्थर पर हाथ रखा तो वो बड़ा पत्थर जमीन से उठकर हवा में उड़ गया। यह नजारा देखकर बुजुर्ग द्रोण के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। ये देख ऋतिक वेदा ने कहा, यह लड़का तो कमाल का है, क्या कहते हो थामा? इस पर बूढ़े थामा ने कहा, कमाल का तो है। 17 साल की उम्र में ऐसी शक्ति तो हम दोनों में भी नहीं थी, और ये ब्रह्म योद्धा के बनने के काबिल नहीं है। चलो आगे देखते हैं। तभी चारों तरफ का वातावरण खुशबू से महक गया और एक लड़की अपने धीमे कदमों से आगे आई। इस लड़की के कपड़ों पर शाही निशान था और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि राजकुमारी ऐश्वर्या थी। जैसे ही ऐश्वर्या ने पत्थर पर हाथ रखा, पत्थर के नीचे से मिट्टी ने उड़कर उसे जकड़ लिया और उसे हॉल की छत तक ले गई। और कुछ देर बाद वो पत्थर वैसे ही नीचे आ गया। इधर विद्युत सभी से अनजान आराम से पीछे बैठा था और शक्ति महल में बनी आरामदायक कुर्सियों पर बैठा हुआ सभी योद्धाओं का शक्ति परीक्षण देख रहा था। अचानक उसे एक जाना पहचाना नाम सुनाई दिया और उसकी नजर उस ओर चली गई। जैसे ही विद्युत ने उस योद्धा को देखा तो गुस्से से उसकी आंखें छोटी हो गई और उसकी भौहें सिकुड़ गई। यह नजारा देखकर नागार्जुन बोले, बहुत खूब, राजकुमारी की शक्तियां बढ़ गई हैं और जल्द ही वो दूसरा चक्र जागृत कर लेंगी। इस पर बूढ़े थामा भी बोले, इस लड़की में अद्भुत शक्ति है, ये लड़की जरूर एक ताकतवर योद्धा बनेगी। इसके बाद एक एक करके बहुत से योद्धा आगे आते रहे, जिनमें से बहुत से योद्धा तो नाकाम हो गए क्योंकि उन्होंने अपना पहला चक्र जागृत नहीं किया था। तभी एक योद्धा भीड़ से आगे आकर मंच पर आया। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि
वहां खड़ी भीड़ देख भी नहीं पाई। ये देखकर सभी चौंक गए और वहां खड़े राजकुमारी और लक्ष्य सहित सभी लोग उस लड़के को हैरानी से देखने लगे। जब सबने देखा कि तेजस के हाथ रखते ही वो पत्थर हवा में उड़ने लगा तो वो और भी हैरान हो गए। ये देख लक्ष्य की भौहें सिकुड़ गई, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके अभिमान को ठेस पहुंची थी। बुजुर्ग द्रोण अब मुकाबले के खत्म होने का ऐलान करने ही वाले थे कि काले कपड़ों में लाल कोट पहने एक लड़का सामने आया और बोला, बुजुर्ग द्रोण, अभी मेरा शक्ति परीक्षण बाकी है। यह सुन बुजुर्ग द्रोण ने कहा, लड़के, तुम्हारा नाम इस लिस्ट में नहीं है। क्या नाम है तुम्हारा? इस पर उस लाल कोट वाले लड़के ने कहा, मेरा नाम विद्युत रघुवंशी है। तभी मैदान में बुजुर्ग द्रोण की भारी आवाज सुनाई दी, मुकाबले का पहला भाग खत्म हो चुका है और वैसे भी तुम्हारी उम्र को देखकर मुझे नहीं लगता कि तुम अपना पहला चक्र जागृत भी कर पाए होंगे। बुजुर्ग द्रोण की बात सुनकर विद्युत ने गंभीर आवाज में कहा, मैंने सुना है महान बजरंग ने अपना पहला चक्र 10 साल की उम्र में जागृत कर लिया था। मैं तो फिर भी 14 साल का हो चुका हूं। मैं क्यों नहीं अपनी शक्तियों के चक्र को जागृत कर सकता हूं? विद्युत की बात सुनकर वहां मौजूद खड़े सभी लोग चौंक गए और बुजुर्ग द्रोण नाराजगी से बोले, तो तुम ये कहना चाहते हो कि तुम महान बजरंग से भी अधिक शक्तिशाली हो? बुजुर्ग द्रोण की बात सुनकर विद्युत समझ गया कि बुजुर्ग द्रोण उसका मजाक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके चलते विद्युत ने अपनी बेखौफ नजरों के साथ कहा, बुजुर्ग द्रोण, महान बजरंग एक नश्वर रैंक के योद्धा थे। मैं एक ब्रह्म योद्धा बनूंगा। जब वहां खड़े योद्धाओं ने यह बात सुनी तो वो विद्युत पर हंसने लगे। तभी विद्युत मुस्कुराते हुए सभी के हंसते हुए चेहरे देखकर बोला, हंस लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस मुकाबले को मैं ही जीतूंगा। ये सुनते ही बुजुर्ग द्रोण क्रोध में बोले, लड़के, तू जीतेगा तो तब जब तू मुकाबले में हिस्सा लेगा। ये कहने के पश्चात बुजुर्ग द्रोण ने कहा, सैनिकों, बंदी बना लो इस लड़के को। इसने शक्ति महल के नियमों को तोड़ा है और चोरी से शक्ति महल में घुसना एक अपराध है। बुजुर्ग द्रोण के कहते ही 8 से 10 योद्धा अपने हाथ में तलवार लिए विद्युत को घेरने लगे। सैनिकों को घेरते देख तेजस आगे आया और अपनी गंभीर आवाज में विद्युत को रोकते हुए बोला, बुजुर्ग द्रोण, मुझे लगता है आपसे कुछ गलती हुई है। मैंने और विद्युत ने एक साथ मुकाबले में हिस्सा लिया है। लेकिन वो आगे कुछ कहता कि तभी उन्होंने नाराजगी से तेजस की ओर देखते हुए कहा, अब तुम मुझे बताओगे कि मेरी गलती क्या है? अपनी जगह पर चुपचाप खड़े रहो, वरना मैं किसी बुजुर्ग के काम में दखल देने की वजह से तुम्हें मुकाबले से बाहर भी कर सकता हूं। वहीं तेजस समझ गया कि बुजुर्ग द्रोण अपने ओहदे का फायदा उठा रहे हैं, जिसके चलते उसे बुजुर्ग द्रोण पर गुस्सा आने लगा कि तभी तेजस के कानों में एक गंभीर आवाज सुनाई दी, तेजस, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी जुबान तुम्हारी रफ्तार के मुकाबले में काफी तेज है? ऐसा कहते हुए हरे कपड़े पहने एक जवान लड़का आगे चलकर आया। तेजस की जैसे ही उस हरे कपड़े पहने योद्धा पर नजर पड़ी तो तेजस समझ गया कि ये जवान लड़का कोई और नहीं बल्कि बुजुर्ग द्रोण का शिष्य लक्ष्य है। लक्ष्य, शायद मुकाबले के दौरान मैं तुम्हें सही से बताऊंगा कि मेरे हमले उससे भी तेज हैं। संभल कर रहना लक्ष्य। ये कहकर वो विद्युत की ओर देखने लगा। इधर जब विद्युत ने देखा कि 8 से 10 योद्धा उसे गिरफ्तार करने वाले हैं तो उसने उनको रोकने के लिए अपना भाला बाहर निकाला और जैसे ही सभी सैनिक उसकी ओर बढ़े उसने अपना भाला जमीन पर गाड़ दिया, जिससे फर्श पर दरारें पड़ गई और आकाश से बिजली हॉल की छत में छेद करते हुए सभी सैनिकों पर गिर पड़ी, जिससे उन्हें एक तेज झटका लगा और वो सभी लड़खड़ाकर गिर गए। जब वहां खड़े सभी लोगों ने यह देखा तो वो लोग चौंक गए और बोले, ये कैसे हो सकता है? कुछ लोग आपस में बातें करने लगे। तभी बुजुर्ग द्रोण बोले, तो ताकतवर है लड़के, पर इतना भी नहीं। और उनकी शक्ति बाहर आने ही वाली थी कि एक तेज आवाज वहां पर गूंजी, रुक जाइए बुजुर्ग द्रोण। यह आवाज महान ऋतिक वेदा की थी। उनके हाथ में एक कागज का टुकड़ा था। वो आगे आकर बोले, ये लड़का झूठ नहीं बोल रहा। इसका कागज आप शक्ति महल के मीटिंग हॉल में भूल आए थे। तभी ऋतिक वेदा बोले, लड़के, माना तुम ताकतवर हो,
पर अपनी शक्तियों को काबू में रखना सीखो। अनियंत्रित शक्तियां अपनी दिशा खो देती हैं। तुम अपना परीक्षण पूरा करो। जब विद्युत ने यह सुना तो उसने आदर भाव से सभी से अपने बर्ताव के लिए माफी मांगी और मंच पर रखे पत्थर पर अपना हाथ रख दिया। जैसे ही विद्युत ने अपना हाथ पत्थर पर रखा तो सभी हैरानी से उसे देखने लगे, लेकिन पत्थर में कुछ बदलाव नहीं हुआ। वो पत्थर वैसे का वैसा ही रहा। ये देखकर बुजुर्ग द्रोण मुस्कुराने लगे और बोले, ये लो लड़के, मैंने पहले ही कहा था तुम इस मुकाबले के काबिल नहीं हो। जाओ और अभ्यास करो। पर बुजुर्ग द्रोण अपने शब्दों को पूरा कर पाते इससे पहले ही आकाश में गर्जना हुई और एक सफेद बिजली उस पत्थर से टकराई और उस पत्थर में दरार पड़ गई। यह नजारा देखकर वहां खड़े सभी लोग हैरान हो गए और मूर्ति बनकर उस पत्थर को देखने लगे। सबसे ज्यादा हैरान थे बुजुर्ग द्रोण और उनके मुंह से निकला, असंभव, क्योंकि वो खुद भी उस पत्थर को अपनी शक्ति से नहीं तोड़ सकते थे। जब सब लोग हैरानी से विद्युत और उसके सामने टूटे पत्थर को देख रहे थे तभी विद्युत बोला, क्या मैं पास हुआ? विद्युत का सवाल सुनकर बुजुर्ग द्रोण बोले, हां, तुम पास हो गए। सभी की नजरें हैरानी से विद्युत को देख रही थी। विद्युत मंच से उतरकर परीक्षण सफल कर चुके योद्धाओं के पास जाकर खड़ा हो गया। विद्युत ने तेजस के पास जाकर उसका शुक्रिया किया, पर तेजस ने उसे ऐसे नजरअंदाज कर दिया जैसे वो उसे जानता ही नहीं था। पास हुए योद्धाओं में सभी लड़कियों की नजर विद्युत की ओर थी और वो उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। तभी तेजस ने कहा, देखो, मैंने तुम्हारा साथ इसलिए दिया क्योंकि मैं खुद तुम्हें हराकर मुकाबले का विजेता बनूंगा। ऐसा कहते वक्त तेजस के चेहरे पर गुरूर भरी मुस्कान थी। तभी लक्ष्य ने दोनों को देखते हुए कहा, तो तुम विद्युत हो? काफी ताकतवर हो। मजा आएगा जब मैं तुम दोनों को हराऊंगा। लक्ष्य के ये कहते ही विद्युत और तेजस का ध्यान उसकी ओर गया और दोनों की आंखें छोटी हो गई और उनकी भौहें सिकुड़ गई। तभी वहां एक लड़की की हंसने की आवाज सुनाई दी और उसके वहां आते ही हवा में एक ठंडा एहसास महसूस होने लगा। वो लड़की, जिसका नाम नायरा था, बोली, लड़कों, अपनी शक्तियों पर इतना गुरूर अच्छा नहीं। देखो, तुमने यहां कितनी गर्मी कर दी और तुम्हें शायद ये पता नहीं कि मुझे गर्मी और गर्म खून वाले लोगों से नफरत है। तभी एक मीठी आवाज ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। ये आवाज थी राजकुमारी ऐश्वर्या की, जो चलते हुए उसी ओर आ रही थी। राजकुमारी बड़ी अदा के साथ चलते चलते उनके पास पहुंची और मुस्कुराते हुए बोली, मेरा नाम ऐश्वर्या है और मैं राजा नागार्जुन की बड़ी राजकुमारी और दल की होने वाली अगली लीडर हूं। ऐसा कहते वक्त राजकुमारी के चेहरे पर मुस्कुराहट और चमक के साथ एक गुरूर भी था। राजकुमारी की मीठी आवाज सुनकर लक्ष्य ने उसकी ओर देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, आपको कौन नहीं जानता राजकुमारी ऐश्वर्या? आप एक ताकतवर राजकुमारी हैं और सच कहूं तो मुझे आप ही यहां अपने बराबर ताकतवर लगी। लक्ष्य की बातों से साफ पता चल रहा था कि वो राजकुमारी ऐश्वर्या की चापलूसी कर रहा था। राजकुमारी ऐश्वर्या ने मुस्कुराते हुए कहा, शुक्रिया लक्ष्य। ऐसा कहते हुए राजकुमारी ने अपनी नजर तेजस की ओर करते हुए कहा, मैंने तुम्हारे दल के बारे में सुना है। तुम साम्राज्य के ताकतवर दल में से आते हो। जहां तक मैंने सुना है, तुम भी अपने दल के होने वाले अगले लीडर हो तेजस। जब लक्ष्य ने यह देखा कि राजकुमारी ने उसे नजरअंदाज कर दिया है तो उसके चेहरे पर गुस्से का भाव आ गया, पर वो राज्य की राजकुमारी होने के कारण उसका कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि उसका ओहदा बुजुर्ग द्रोण से ज्यादा था। तभी राजकुमारी ने कहा, और तुम कौन हो? ऐसा कहते हुए राजकुमारी की नजर एक दुबले से लड़के पर थी, जिसने पुराने योद्धाओं के कपड़े पहने हुए थे। यह लड़का कोई और नहीं बल्कि विद्युत था। जैसे ही विद्युत ने देखा कि राजकुमारी ने उससे सवाल किया है तो उसका ध्यान राजकुमारी की ओर गया और उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं किसी दल या लीडर का बेटा नहीं हूं और ना ही मैं किसी बुजुर्ग का शिष्य हूं। मैं तो आपके राज्य का एक आम लड़का हूं। ऐसा कहते वक्त विद्युत के चेहरे पर एक हल्की मुस्कुराहट थी जो काफी शांत थी। जब राजकुमारी ने यह सुना तो वो और भी ज्यादा हैरान हो गई,
क्योंकि उन्होंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि उनके सामने जिस लड़के ने अपनी शक्ति से सभी बुजुर्ग और उसके पिता के साथ लीडर ऋतिक वेदा को भी हैरान कर दिया था, वो लड़का एक आम परिवार का बेटा था। राजकुमारी को लगा विद्युत अपनी पहचान छुपाने की कोशिश कर रहा था। तभी मंच से एक भारी आवाज सुनाई दी जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। वहीं दूसरी ओर सभी का ध्यान अपनी ओर होते देख उस बुजुर्ग के चेहरे पर अपने ओहदे का हल्का गुरूर नजर आने लगा। आप सभी को मैं बता दूं कि मुकाबले का अगला भाग आज से ठीक 7 दिवस बाद होगा। यहां से जाते वक्त आप सभी को एक एक अंगूठी दी जाएगी। यह अंगूठी दिव्य पत्थर से बनी है जिसमें 1 कमरे जितनी जगह है। इसमें मुकाबले की अगली परीक्षा की जानकारी है। आप सभी को 7 दिवस के बाद यहां लौट कर आना है। आपके द्वारा पूरी की गई चुनौती से साबित होगा कि कौन अगली परीक्षा में जाएगा और कौन परीक्षा से बाहर होगा। एक बात का ध्यान रहे, इन 7 दिवस तक आप पर राजघराना पूरी नजर रखेगा, साथ ही शक्ति महल के बुजुर्ग भी। तो कोई भी चालाकी करने या अपने दल से मदद लेने की कोशिश न करे। इसी के साथ परीक्षा का पहला भाग समाप्त होता है। जैसे ही बुजुर्ग द्रोण ने बात खत्म की, राजकुमारी ने सभी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा और कहा, दोस्तों, मेरे परीक्षा में पास होने की खुशी में राजघराने में एक जश्न आशात होगा। आप सभी उसमें आमंत्रित हैं। कृपया जरूर आए। तभी राजकुमारी ने विद्युत से कहा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी विद्युत रघुवंशी। जब विद्युत ने देखा राजकुमारी का इशारा उसकी ओर है और सभी की नजरें उसे ही घूर रही हैं, तो विद्युत मन ही मन में बोला, ये लड़की आखिर करना क्या चाहती है? इसकी बातों की वजह से तो यहां उपस्थित सभी लड़के मुझे ही देख रहे हैं। तभी विद्युत बोला, माफ करना राजकुमारी, पर मैं आऊंगा या नहीं इसका मैं आपको वादा नहीं कर सकता। यह सुनकर राजकुमारी चौंक गई, क्योंकि उसके ओहदे के कारण बड़े बड़े लोग उससे दोस्ती और जान पहचान बढ़ाने में लगे रहते हैं, और यह लड़का उसके मुंह पर मना कर रहा था। पर राजकुमारी ने फिर भी कुछ नहीं कहा और मुस्कुराकर वहां से जाने लगी। शक्ति महल से बाहर जाते वक्त शक्ति महल के सैनिकों ने सभी पास हुए योद्धाओं को अंगूठी दी और पास होने की बधाई दी। विद्युत ने अंगूठी ली और वहां से जाने लगा। कुछ ही देर में विद्युत अपनी झोपड़ी में पहुंच गया, और जब उसने झोपड़ी में देखा तो वहां कोई नहीं था। विद्युत ने सोचा शायद दादी सामान लेने बाजार गई होंगी। तभी विद्युत का ध्यान उसकी हाथ की अंगूठी की तरफ गया और वो सोचने लगा, इसके अंदर भरी जानकारी को वो कैसे निकालेगा। तभी वहां एक बुजुर्ग की आवाज सुनाई दी, इस अंगूठी से जानकारी निकालना बहुत आसान है विद्युत। इसके लिए तुम्हें अपनी अंदरूनी ऊर्जा को जागृत कर उस अंगूठी में प्रवेश करना होगा, तभी वो जानकारी बाहर आएगी। जब विद्युत ने वो आवाज सुनी तो वो उस आवाज को पहचान गया और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि ये आवाज उसके बूढ़े थामा की थी, जो कि अब उसके आचार्य थामा बन गए थे। विद्युत बोला, आचार्य, क्या आप इस जानकारी को मेरे लिए बाहर निकाल सकते हैं? ऐसा कहकर वो उम्मीद की नजर से आचार्य थामा को देखने लगा। विद्युत की बात सुनकर आचार्य थामा मुस्कुराए और बोले, हाँ, बिल्कुल मैं निकाल सकता हूं, पर एक बात तुम शायद भूल गए। अगर मैंने तुम्हारी मदद की तो तुम मुकाबले से बाहर हो जाओगे विद्युत, क्योंकि ये अंगूठी दिव्य पत्थर से बनी है, और जिसकी अंदरूनी ऊर्जा सबसे पहले इस अंगूठी में आएगी, ये ऊर्जा उसे ही अपना मालिक मानेगी। जब विद्युत ने यह बात सुनी तो वो निराश हो गया और अंगूठी की ओर देखने लगा। आचार्य थामा बोले, अब उदास मत हो, तुम मेरे शिष्य हो, इसलिए तुम्हें इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए। सबसे पहले तुम्हें राजघराने के जश्न में जाने की तैयारी करनी चाहिए। इस पर विद्युत बोला, आचार्य, जाना तो मैं भी चाहता हूं, पर आप जानते हैं मेरे पास उन लोगों की तरह अच्छे कपड़े नहीं हैं। ये कपड़े भी मेरे पिता के हैं। इस पर आचार्य बोले, तुम्हारी इस परेशानी का मेरे पास इलाज है। और उन्होंने अपनी उंगली में पहनी अंगूठी पर हाथ फेरा और एक लाल कोट और सफेद ड्रेस उनके हाथ में आ गई। आचार्य बोले,
ये कपड़े मेरी तरफ से तुम्हारे पहले मुकाबले में जीतने का तोहफा है। पर मेरी एक बात याद रखना, तुम्हें वहां शराब नहीं पीनी है, क्योंकि आज रात मैं तुम्हें अंदरूनी ऊर्जा को काबू करना सिखाऊंगा। एक बात और, ये कपड़े मामूली कपड़े नहीं है विद्युत, जरा संभल कर रहना, क्योंकि एक बार एक महान हस्तशिल्पकार से मैं मिला था, तब उसने मुझे ये कपड़े दिए थे अपनी जान की रक्षा करने के लिए। तुम ऐसा कह सकते हो ये कपड़े दिव्य हैं। विद्युत आचार्य की बात से हैरान और असमंजस में था, पर उसने ज्यादा नहीं सोचा और राजघराने की तरफ चल दिया। विद्युत अभी तेज कदमों से राजघराने के मार्ग पर चल रहा था कि उसे वहां नायरा और मायरा दिखी, जो उसकी ओर ही आ रही थी, जिन्हें देखकर विद्युत हैरानी से सोचने लगा, मायरा और नायरा, ये दोनों यहां मेरी ओर क्यों आ रही है? मायरा, जो अग्नि मूल शक्ति की योद्धा थी, उसने लाल रंग की एक बहुत ही सुंदर ड्रेस पहनी थी, जिसमें उसकी गोरी स्किन साफ नजर आ रही थी, और नायरा ने आज हल्के नीले रंग की ड्रेस पहनी। मायरा ने गंभीर आवाज में कहा, विद्युत, क्या तुम राजघराने के जश्न में शामिल होने जा रहे हो? मायरा की बात सुनकर विद्युत ने सामान्य भाव से हामी में सिर हिलाया और दोनों को नजरअंदाज करते हुए चलने लगा। वहीं दूसरी ओर नायरा और मायरा ने देखा कि विद्युत उन्हें इग्नोर कर रहा है, तो वो हैरान हो गई और एक दूसरे को देखने लगी, क्योंकि भले ही वो राजकुमारी से ज्यादा सुंदर नहीं थी, लेकिन सुंदरता के मामले में वो राजकुमारी से कम भी नहीं थी। लेकिन विद्युत ने तो उनको ऐसे नजरअंदाज कर दिया जैसे वो कोई आम लड़की हो। तभी विद्युत को अपने कानों में एक मीठी आवाज सुनाई दी, हम आज तक जश्न में अकेले नहीं गए, इसलिए क्या हम तुम्हारे साथ चल सकते हैं? हम दोनों बहनें वादा करती हैं, अगर कभी तुम्हें हमारी मदद की जरूरत पड़ी तो हम पीछे नहीं हटेंगी। तुम हमें अपना दोस्त मान सकते हो। दोनों की बातों से विद्युत समझ गया कि वो दोनों उसके करीब आने की कोशिश कर रही थी, लेकिन विद्युत को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे तो सिर्फ ताकतवर बनना था। इसलिए विद्युत ने सामान्य भाव में कहा, देखो, मुझे क्या एतराज होगा, चलो चलते हैं। और वैसे भी मैं सिर्फ जश्न में शामिल होने जा रहा हूं, वो जश्न मेरा नहीं है। ऐसा कहते हुए विद्युत चलने लगा। वहीं दूसरी ओर नायरा गुस्से से लाल हो गई, लेकिन मायरा के कहने पर नायरा चुप रही और दोनों बहनें विद्युत के साथ चलने लगी। कुछ दूर यूं ही चलने के बाद विद्युत ने देखा, राजघराने के करीब पहुंचते ही दोनों बहनों ने विद्युत का एक एक हाथ पकड़ लिया, जिसे देखकर विद्युत की भौहें तन गई। उसके दिमाग में खतरे का एहसास होने लगा, लेकिन इससे पहले कि विद्युत कुछ कहता कि तभी उसके कानों में मायरा की आवाज सुनाई दी, उनकी तरफ मत देखना। वहीं उसकी आवाज सुनकर थोड़ी दूर पर खड़े दो लड़कों के चेहरे पर हल्की नाराजगी नजर आने लगी, जिन्हें देखकर विद्युत की नजर उन पर पड़ी। यह लड़का आकाश दल के लीडर का बेटा जयराज और उसके साथ में अधीरा नाम का लड़का था, जो उसी दल के वाइस लीडर का बेटा था। दोनों लड़के भाई ना होते हुए भी एक दूसरे को भाइयों की तरह मानते थे। जब जयराज और अधीरा ने देखा कि दोनों बहनों ने किसी लड़के के हाथ में हाथ डाल रखा है, तो उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उनके शरीर से शक्तियां बाहर आने लगी। वहीं दूसरी ओर जयराज और अधीरा से रहा नहीं गया, तो उन्होंने तेज आवाज में मायरा और नायरा को रोकते हुए पूछा, ये लड़का कौन है? ये आवाज थी अधीरा की, जो विद्युत को गुस्से से देख रहा था। ऐसा कहते हुए भले ही वो आवाज धीमी थी, लेकिन उस आवाज की नाराजगी महसूस कर विद्युत को सारा खेल समझ आ गया। तभी हमेशा शांत रहने वाली मायरा ने गुस्से से कहा, तुमसे मतलब, और तुम होते कौन हो ये पूछने वाले? ऐसा कहते हुए मायरा ने विद्युत के कंधे पर हाथ रखते हुए उसका कोट साफ किया और मुस्कुराने लगी। वहीं दूसरी ओर विद्युत समझ गया कि नायरा और मायरा दोनों उनसे बचने के लिए विद्युत का इस्तेमाल कर रही हैं। जयराज, जो अब तक चुपचाप सब कुछ देख रहा था, नाराजगी से बोला, जाने मन, तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगा, पहले इस लड़के से तो मिलूं। लड़के, तू जानता है तूने किस लड़की का हाथ पकड़ा है? या तू सही सलामत नहीं रहना चाहता है? जयराज की नाराजगी भरी आवाज सुनकर वहां खड़े सभी लोगों का ध्यान विद्युत की ओर गया।
असलियत में वहां मौजूद हर कोई जयराज और अधीरा को अच्छे से जानता था और लोग दोनों की शक्तियों के कारण उनसे थोड़ा डरते भी थे। दोनों ही शक्ति के मामले में दूसरे स्तर के योद्धा थे और इस वक्त दोनों के शरीर से लाल और हरे रंग की शक्तियां बाहर आने लगी थी। ये हरी शक्तियां बिल्कुल राजकुमारी ऐश्वर्या की तरह थी, पर शक्ति के मामले में राजकुमारी ऐश्वर्या ज्यादा ताकतवर थी। जब विद्युत ने देखा कि दोनों भाइयों के अंदर से शक्तियां बाहर आ रही हैं, तो उसने दोनों लड़कियों की कमर पर हाथ रखते हुए अपनी ओर खींच लिया और कसकर पकड़ते हुए मुस्कुराने लगा। जयराज और अधीरा की नजर विद्युत के हाथ पर पड़ी तो दोनों का खून खौल गया, जिसके चलते वो नाराजगी से विद्युत पर हमला करने ही वाले थे कि तभी वहां एक मीठी लेकिन नाराजगी भरी आवाज गूंजी। जयराज, क्या तुम मेरे जश्न को खराब करने की कोशिश कर रहे हो? तुम इस बैल बुद्धि अधीरा से तो समझदार हो। जब जयराज ने यह देखा कि राजकुमारी वहां आ चुकी हैं, तो उसने अपनी शक्ति वापस ले ली और राजकुमारी ऐश्वर्या को देखकर मुस्कुराने लगा। वहीं दूसरी ओर सभी की नजरों के साथ विद्युत की नजर उस आवाज की ओर गई जहां एक बेहद खूबसूरत लड़की लाल रंग की टाइट ड्रेस पहने हुए थी। वो नाराजगी से जयराज और उसके बगल में खड़े लड़के की ओर देख रही थी। तभी अधीरा ने नाराजगी से खराश भरी आवाज में कहा, हमने शुरुआत नहीं की, जो कुछ किया इस लड़के ने किया था। इस पर राजकुमारी ऐश्वर्या बोली, क्या तुम्हें मैं मूर्ख नजर आती हूं? मुझे तुम दोनों की शक्तियां महसूस हो गई थी और विद्युत तो मायरा और नायरा के साथ बात कर रहा था। एक बात ध्यान रहे, अपने आपसी मसले तुम किसी और दिन या मुकाबले में सुलझाना। आज किसी ने मेरा जश्न खराब किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। राजकुमारी आगे चलकर विद्युत के पास आई और मुस्कुराकर बोली, अरे वाह विद्युत, तुम्हारे कपड़े तो बहुत खास हैं। अरे ये क्या, तुम्हें कपड़े पहनने नहीं आते? ये ऐसे नहीं, ऐसे अच्छे लगते हैं। और ऐसा करते हुए राजकुमारी ने अपने कोमल हाथों से उसके कोट की कॉलर को ठीक कर दिया। राजकुमारी ऐश्वर्या को विद्युत के इतना करीब देख वहां आए सभी लड़कों का दिल धड़कने लगा और विद्युत के लिए सबके मन में नफरत की आग जलने लगी। तभी कोने में एक ग्लास के टूटने की आवाज आई। जब विद्युत ने देखा तो वो माजरा समझ गया। उसे आचार्य की संभल कर रहने वाली बात का मतलब भी समझ आ गया था, क्योंकि ये लड़कियां उसका इस्तेमाल किसी न किसी से पीछा छुड़ाने के लिए कर रही थी। विद्युत ने उस आवाज की ओर देखा तो उस कोने में अकेला खड़ा लड़का नजर आया। कोने में खड़ा वो लड़का ग्लास से वाइन पीने के बाद उस ग्लास को तोड़ते हुए चलकर आगे आया और राजकुमारी की ओर मुस्कुराते हुए देखकर बोला, ऐश्वर्या, हमें अपने दोस्त विद्युत से नहीं मिलवाओगी? विद्युत महसूस कर पा रहा था कि उस दोस्ताना आवाज में एक नाराजगी थी। कौन था ये लड़का जो राजकुमारी को उसके नाम से बुला रहा था? क्या जयराज और अधीरा विद्युत से बदला लेंगे? क्या विद्युत मुकाबला कर पाएगा अपने से ज्यादा ताकतवर दल और योद्धाओं से? जब वो लड़का धीरे धीरे चलकर पास आया और राजकुमारी ऐश्वर्या को उसके ओहदे के बावजूद नाम लेकर बुलाया, तो वो सबकी नजरों में आकर्षण का केंद्र बन गया। सभी जानना चाहते थे कि वो योद्धा कौन है और उनकी निगाहें उसी को देख रही थी। तभी वहां आई लड़कियों में से एक ने खुश होकर हड़बड़ाते हुए कहा, मैं जानती हूं ये कौन है। ऐसा कहते वक्त उसकी आवाज इतनी तेज थी कि बहुतों को उसने अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। तभी वो लड़की बोली, एक बार मेरे पिता के पास महान ऋतिक वेदा आए थे दवा बनवाने के लिए। तब ये योद्धा भी महान ऋतिक वेदा के साथ आए थे। मुझे लगता है कि ये महान ऋतिक वेदा के शिष्य हैं। जब वहां खड़े लोगों ने सुना तो वो चौंक गए और अब उनका उस लड़के को देखने का नजरिया बदल गया। अब वहां खड़े योद्धाओं की नजरों में उस लड़के से खौफ और उसके लिए इज्जत साफ साफ नजर आ रही थी, क्योंकि वो सभी जानते थे कि राजघराने के नागार्जुन, जो कि साम्राज्य के सबसे ताकतवर लोगों में से है, वो भी ऋतिक वेदा का सामना नहीं कर सकते। उस लड़के ने जब सबको देखा तो उसका गुरूर बढ़ गया और इसलिए उसने ऐश्वर्या से कहा था, ऐश्वर्या, क्या तुम हमें नहीं मिलवाओगी अपने दोस्त से? वैसे तो राजकुमारी को कोई एतराज नहीं था और राजकुमारी ने जानबूझकर ऐसा किया था, क्योंकि ऋतिक वेदा का शिष्य होने के कारण उस लड़के, जिसका नाम जोरा था, उसे
कुछ नहीं कहती थी और नजरअंदाज कर देती थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि वो लड़का बहुत जल्द अपने तीसरे स्तर को यानी तीसरे चक्र अंजना चक्र को जागृत कर पाएगा और अपनी उम्र के योद्धाओं में सबसे ताकतवर बन जाएगा। तभी जोरा बोला, लड़के, क्या नाम है तुम्हारा? विद्युत ने मुस्कुराकर जवाब दिया, लड़के, मेरा नाम विद्युत है, विद्युत रघुवंशी। जब जोरा ने यह सुना तो वो मुस्कुराने लगा। यह मुस्कुराना किसी भी तरह से अच्छा नहीं था। तभी राजकुमारी ने कहा, चलो अब जश्न शुरू हो चुका है और महान ऋतिक वेदा, उनके दोस्त और पिताजी भी आने वाले हैं। राजकुमारी ने ऐसा इसलिए कहा था जिससे जोरा नाराज होकर कोई हमला न कर दे, क्योंकि सच तो यही था कि जोरा विद्युत से उम्र और शक्तियों दोनों के मामले में बेहतर था। पर राजकुमारी की यह चाल जोरा समझ चुका था और इसलिए वो मुस्कुराकर बोला, अपने गुस्से पर काबू रखना जानता हूं ऐश्वर्या। रही बात विद्युत की, तो मैं विद्युत से दुश्मनी की बजाय दोस्ती करना चाहूंगा। यह कहकर जोरा ने विद्युत की ओर हाथ बढ़ाया। विद्युत, जो कि बचपन से लोगों की चालों और धोखों से संभलता और उन्हें देखता हुआ बड़ा हुआ था, वो समझ गया था कि यह बढ़ाया गया हाथ दोस्ती के लिए तो बिल्कुल भी नहीं था। तभी विद्युत ने भी मुस्कुराकर जोरा से हाथ मिलाया। जब जोरा ने विद्युत का हाथ मिलाने के लिए पकड़ा तो विद्युत को अपने हाथ में तेज दर्द महसूस हुआ। विद्युत ने देखा कि उसका हाथ एक पल में सफेद होने लगा और उसे दर्द के साथ ठंडक महसूस होने लगी। तभी विद्युत ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की और जैसे ही उसने आंखें खोली, उसकी आंखों में बिजली चमकने लगी। जब जोरा ने विद्युत की आंखें देखी तो वो चौंक गया, पर उसने उसे नजरअंदाज कर दिया और विद्युत का हाथ दबाने लगा। असल में वो उस हाथ को तोड़ देना चाहता था जिसने राजकुमारी ऐश्वर्या को छुआ था, लेकिन हुआ इसका उल्टा। जब विद्युत ने अपनी आंखें बंद करके खोली तो उसने अपनी विद्युत शक्ति को अपने हाथों में भेजा, जिससे जोरा के ठंडे हाथों को झंझना देने वाला दर्दनाक झटका लगा और उसने तुरंत विद्युत का हाथ छोड़ दिया। जब विद्युत ने देखा कि जोरा को झटका लग गया है तो उसे महसूस हो गया था कि उसकी शक्तियां तो उससे ज्यादा हैं, लेकिन उसकी बचाव शक्ति बहुत कम है। यह सोचकर विद्युत ने मुस्कुराते हुए कहा, जोरा भाई, पानी में रहने वाले लोगों को आसमान की बिजली से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। यह कहकर विद्युत राजकुमारी ऐश्वर्या के साथ जश्न में शामिल होने के लिए जाने लगा। जब मायरा नायरा ने देखा कि जयराज और अधीरा उन दोनों की ओर ही देख रहे हैं तो वो दोनों भी उनसे बचने के लिए विद्युत के पीछे पीछे जाने लगी। जश्न का इंतजाम एक बड़े बागान में किया गया था। तारों के नीचे खुशबूदार फूलों के बीच लोग जश्न का आनंद लेने लगे। तभी ऋतिक वेदा और नागार्जुन के साथ कुछ लोगों का समूह वहां आया, जिनमें विद्युत के गुरु आचार्य थामा भी थे। पर विद्युत ने उनको नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि ऐसा करने के लिए विद्युत को उसके गुरु ने ही कहा था। तभी सबसे पहले राजकुमारी ऐश्वर्या के पास नागार्जुन आए और बोले, मेरी बेटी, तुम मुकाबले के पहले भाग में पास हुई, उसके लिए तुम्हें शुभकामनाएं। राजकुमारी ऐश्वर्या ने अपने पिता को मुस्कुराकर शुक्रिया किया। तभी नागार्जुन ने अपनी अंगूठी पर हाथ फेरा और उनके हाथ में एक चमकदार बोतल आ गई। असलियत में वो बोतल चमकदार नहीं थी, उसके अंदर का फूल चमकदार था, जो एक औषधि थी और चमक रही थी। नागार्जुन बोले, मेरी बच्ची, इस औषधि के सेवन से तुम्हारी पहले चक्र की शक्तियां 20% बढ़ जाएंगी। यह सुनकर राजकुमारी खुश हुई और खुशी से अपने पिता के गले लग गई। तभी ऋतिक वेदा बोले, राजकुमारी ऐश्वर्या, ये नागपाश अस्त्र की तकनीक है। वैसे तो तुम्हारी शक्ति इतनी नहीं हुई है कि तुम इस तकनीक को खुद से सीख सको, पर मैं तुम्हें यह तकनीक सिखाऊंगा। जब तुम इस तकनीक को सीख लोगी तो तुम पर तीसरे स्तर के किसी भी जीवित योद्धा या जानवर के जहर का असर नहीं होगा और तुम्हारी शक्ति भी 10% बढ़ जाएगी। पर तुम लड़ाई में इस अस्त्र तकनीक का एक ही बार प्रयोग कर पाओगी, क्योंकि तुम्हारी शक्तियां भी बहुत कम है। जब राजकुमारी ने यह सुना तो वो खुश हो गई और उसने सिर हिलाकर ऋतिक वेदा का शुक्रिया किया। इसके बाद आचार्य थामा, जो कि विद्युत के गुरु थे, आगे आए और उन्होंने राजकुमारी ऐश्वर्या के सर पर हाथ रखकर एक मंत्र का उच्चारण किया
और आसमान से एक सफेद रोशनी राजकुमारी ऐश्वर्या के शरीर में प्रवेश कर गई, जिससे राजकुमारी का शरीर एक पल के लिए चमकने लगा। जब ऋतिक वेदा ने देखा तो वो चौंक गए और बोले, ये क्या किया तुमने बूढ़े टाइगर? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हुआ है? जब ऋतिक वेदा ने यह कहा तो सभी का ध्यान उस ओर चला गया और माहौल को बिगड़ता देख आचार्य थामा ने कहा, अरे मित्र, घबराओ मत। ये तुम भी जानते हो, वो अजय कवच तकनीक का तीसरा भाग है जो शक्तियों को 5वें स्तर पर ले जाने में मदद करेंगे। तुम तो ऐसे घबरा रहे हो जैसे मैं उन दिव्य स्तर के योद्धाओं में से एक हूं और मैंने राजकुमारी को अमर होने का राज बताया है। इस पर ऋतिक वेदा गुस्से से बोले, बूढ़े टाइगर, तुम कभी सुधरोगे या नहीं? तभी नागार्जुन ने उस रहस्यमयी बूढ़े आदमी से, जो सिर्फ ऋतिक वेदा से ही बात करता था, उनसे घबराते हुए पूछा, देखिए शक्तिशाली महान योद्धा, इससे मेरी बच्ची को कोई खतरा तो नहीं होगा? जब आचार्य थामा ने राजा नागार्जुन की आंखों में घबराहट देखी तो उन्होंने कहा, नहीं महाराज, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। वो क्या है, मेरे पास सबसे कमजोर और कम कीमत वाला उपहार यही था तो मैंने यही दे दिया। ये एक शक्तिवर्धक और रक्षात्मक तकनीक है जिसके 10 स्तर हैं। मैंने राजकुमारी को 3 स्तर ही दिए हैं। अगर राजकुमारी इनका अभ्यास करेगी तो वो नागपाश जैसे अस्त्र के हमलों को बिना किसी तकनीक के एक लकड़ी की तरह तोड़ देगी। इतना कहकर आचार्य थामा मुस्कुराए और फिर बोले, अब मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, नहीं तो ऋतिक मुझे परेशान कर देगा। अच्छा, मैं चलता हूं, मुझे एक दोस्त से मिलना है, वो मुझसे मिलने आएगा, इसलिए मुझे उसके स्वागत की तैयारी करनी है। जब ऋतिक वेदा ने सुना तो वो बोले, अगर ऐसी बात है तो उसे यहीं बुला लो, हम भी मिल लेंगे। तुम्हारा मित्र हमारा भी तो मित्र हुआ। इस पर आचार्य थामा ने कहा, तुम सही कह रहे हो मित्र, पर तुम जानते हो ये सही वक्त नहीं है। मैं एक दिन उससे तुम्हें जरूर मिलवाऊंगा। तभी राजकुमारी ऐश्वर्या आगे आई और झुककर आदर सहित बोली, महान आचार्य, आपने मेरे जन्मदिन पर इतना अच्छा उपहार दिया, क्या आप थोड़ी देर रुक नहीं सकते? अगर आप जाएंगे तो मुझे बुरा लगेगा। जब आचार्य थामा ने यह सुना तो उनका स्वभाव शांत हो गया और उनकी मुस्कुराहट चली गई। ये देखकर नागार्जुन ने अपनी बेटी को डांटते हुए कहा, ऐश्वर्या, तुम्हारी तहजीब कहां गई? तुम अभी के अभी माफी मांगो शक्तिशाली आचार्य थामा से। आचार्य थामा मुस्कुराए और शांत भाव में बोले, नन्ही परी, तुम चालाक हो। अब जब तुम इतना कह ही रही हो तो मैं रुक जाता हूं, लेकिन तुम्हें मुझे अपने दोस्तों से मिलवाना होगा। जब ऋतिक वेदा और नागार्जुन सहित सभी लोगों ने देखा कि वो बूढ़ा रहस्यमयी आदमी नाराज नहीं हुआ तो उनकी जान में जान आई, क्योंकि वहां खड़े सभी लोग जानते थे कि एक बार उसने नाराज होकर 7वें स्तर के 7 महान योद्धाओं को चांद से मार दिया था, वो भी अपने एक ही वार से। तब से पूरे साम्राज्य में वो बेखौफ घूमता है और पूरी दुनिया में केवल ऋतिक वेदा हैं जो उससे इस तरह बूढ़े टाइगर कहकर बात करते हैं। राजकुमारी ने आचार्य थामा को एक खास जगह पर बैठने की जगह दिखाई। यह जगह बिल्कुल वैसी ही थी जैसे राजा नागार्जुन और ऋतिक वेदा के लिए थी। वहीं सभी के बीच एक लड़का जो सफेद कपड़े और लाल कोट पहने था, खाली बैठा हुआ इधर उधर देख रहा था। तभी ऋतिक वेदा ने कहा, लड़के, क्या नाम है तुम्हारा? अपनी ओर आवाज को सुनकर विद्युत आगे आया और झुककर सभी को आदर सहित सम्मान किया और अपना नाम विद्युत बताया। तब ऋतिक वेदा ने कहा, तुम तो अभी बहुत छोटे हो, चलो छोड़ो, तुम्हें बड़ों का आदर करना तो आता है, फिर तुमने जश्न का पहला जाम क्यों नहीं पिया? जब जोरा, अधीरा और जयराज ने यह देखा तो वो मन ही मन खुश होने लगे और कहने लगे, कभी ऐसे जश्न में गया होगा तभी जानेगा ना, पता चलेगा इसे। जब विद्युत ने देखा कि ऋतिक वेदा उसी के जवाब का इंतजार कर रहे हैं, तब विद्युत ने कहा, असलियत में मैं जश्न में नहीं आना चाहता था, मैं तो अभ्यास कर रहा था। जब मैंने अपने गुरु को बताया कि राजकुमारी ऐश्वर्या ने उन्हें और मुझे दोनों को निमंत्रण दिया है तो उन्होंने मुझे भेज दिया, पर उन्होंने मुझे कहा था
कि मैं शराब ना पीऊं, क्योंकि आज वो मेरे दूसरे चक्र को जागृत करने में मदद करेंगे, जिससे मैं अपनी सभी भावनाओं पर नियंत्रण कर सकूं। इसलिए मैंने जाम नहीं पिया। तभी नागार्जुन बोले, ध्यान और अभ्यास का इतना अद्भुत तरीका, ये तो लाजवाब है। लड़के, कौन है तुम्हारे गुरु? इस पर विद्युत बोला, माफ करना महाराज, मैं आपको उनका नाम नहीं बता सकता। उन्होंने मुझे सिखाने से पहले 2 वचन लिए थे, जिनमें से एक वचन था कि मैं उनकी पहचान और नाम किसी को जाहिर ना करूं। यह सुनकर बूढ़ा टाइगर, जो कि असलियत में विद्युत के गुरु ही थे, बोले, क्या तुम्हारे गुरु मुझसे भी ज्यादा महान और ताकतवर है? असलियत में आचार्य थामा, जो अपनी शक्ति रूप टाइगर के नाम से जाने जाते थे, वो विद्युत की परीक्षा ले रहे थे। विद्युत ये बात समझ गया था, इसलिए उसने कहा, आपकी शक्तियां आकाश के समान हैं महान आचार्य थामा, जो अनंत हैं, और मेरे गुरु का ज्ञान धरती के समान है, जिस पर हर पल किसी न किसी जगह एक अद्भुत शक्ति या जड़ी बूटी पैदा होती है। तो आप दोनों की तुलना करना असंभव है। आप दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, जिसमें हर हिस्से की अपनी कीमत होती है। यह सुनकर आचार्य थामा और नागार्जुन के साथ ही ऋतिक वेदा और वहां खड़े सभी लोग चौंक गए, क्योंकि जिस तरह से आचार्य थामा का सवाल था, उसमें किसी एक का महान होना ही संभव था। तभी नागार्जुन बोले, इस लड़के का ज्ञान अद्भुत है, इसके गुरु भी महान होंगे। तभी आचार्य थामा खड़े हुए। उन्होंने एक प्याले में शरबत लाने का इशारा दिया। नौकरानी समझदार थी, उसने ये शरबत जाकर विद्युत को दिया और कहा, ये लीजिए, अब जब आप शराब नहीं पीते तो शरबत ही पी लीजिए। जब वहां उपस्थित लोगों ने यह नजारा देखा तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। तभी विद्युत ने प्याले को एक बार में पीकर खाली कर दिया और सभी से इजाजत लेकर महल से जाने लगा। राजकुमारी ने आचार्य थामा से इजाजत ली और 2 सैनिकों को विद्युत के साथ भेजा, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि आज जो हुआ है उसकी वजह से विद्युत को कुछ हो। जब विद्युत महल से जा रहा था तो कुछ लोगों की नजरें उसे गुस्से से जाते हुए देख रही थी। क्या करेंगे अब जयराज, जोरा और अधीरा? क्या वो विद्युत को नुकसान पहुंचा पाएंगे? आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर, और ब्रह्म योद्धा द डिस्ट्रॉयर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।